हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। सो ऑब्वियसली प्लानिंग 1951 से स्टार्ट हुई। 1951 में हमने अपने देश का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। पहला 5 ईयर प्लान, देखो उस टाइम दो बॉडीज थी जो, एक तो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वाज द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड अ थिंक टैंक, जो प्लानिंग को एक्चुअली प्लान बनाता था। जैसे होता है ना तुम्हारे घर का नक्शा बनाना, तो एक प्रॉपर आर्किटेक्ट होता है कि भाई यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ पर स्टोर होगा, यहाँ पर बरामदा होगा, यहाँ तुम्हारा वरांडा होगा, यहाँ है ना, यहाँ पर बेडरूम होगा। तो एक आर्किटेक्ट जो था तुम्हारा, वो प्लानिंग कमीशन था, पहली चीज। लेकिन उस आर्किटेक्ट को यूजुअली गाइड कौन करता है? उस आर्किटेक्ट को तुम गाइड करते हो बेसिकली। तुम कहते हो कि जी हमें नीचे 3 कमरों की जरूरत है, ऊपर वाली मंजिल में हम 2 कमरे चाहते हैं, या नीचे हमें एक ही कमरा चाहिए, खुला दरबार चाहिए, हॉल चाहिए, क्योंकि हमारे आने जाने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो ड्राइंग रूम हमें बड़ा चाहिए। किसी की वो होती है कि भाई जॉइंट फैमिली होती है, इतने लोग आते जाते नहीं है, तो हमें कमरे ज्यादा चाहिए। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन के टारगेट कौन सेट करा करता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी जो था वो गाइड करता था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है ना, योजना आयोग को या कमीशन को या नियोजित आयोग को, उसको गाइड किया करता था कि आप लोग क्या करेंगे, हमारे लिए प्लानिंग करेंगे, आप लोग हमारा नक्शा बनाएंगे, फिर हम इकोनॉमी को उस नक्शे कदम पर चलाएंगे। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस वही था, रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, गरीबों का, सोशल जस्टिस का, ये हमारा फोकस रहा है। देखो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट ग्रोथ रेट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड में कितना था, थर्ड में मुझे याद नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो से मुझे थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि उस टाइम हम सिर्फ आजाद हुए थे और कुछ करने को नहीं था, तो चलो भाई किसानों को, गरीबों को, एग्रीकल्चर को, हाँ, भूखा मरने से पहले लोगों को बचाया जाए। तो फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारा मेन फोकस रहा है। उस पर हाँ के एन राज प्लान बोला करते हैं, वो इसका चीफ आर्किटेक्ट था। सेकंड प्लान में थोड़ा सा बदलाव आया, नेहरू जागा, नेहरू ने बोला कि 56 से 60 में जो था, 61 इक्यावन, हाँ 61 में जो था, तो उसने बोला कि यार एग्रीकल्चर तो ठीक है, लेकिन इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, हमें एग्रीकल्चर के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें मशीनें चाहिए, मशीनों के लिए हमें बिजली चाहिए, बिजली के लिए हमें डैम चाहिए, हमें न्यूक्लियर कोयले के प्लांट चाहिए हमें। तो हमें ये सारी चीजें चाहिए जो एक आम विकसित देश को चाहिए होती हैं, एक आम प्रगतिशील देश को चाहिए होती हैं आगे बढ़ने के लिए। सो ही वाज, yes you could say with a proud heart that Nehru was the torch bearer of a modern India. He laid the foundations of modernized India. आज भी नेहरू के बनाए हुए डैम से ही बिजली ले रहे हो तुम लोग। आज भी जिस प्रोजेक्ट का सरदार सरोवर डैम का उसने शिलान्यास रखा था, उसी की तुम मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा कर रहे हो। और पटेल को बड़ा करके कभी नेहरू छोटा नहीं हो सकता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, पटेल को बड़ा करके नेहरू को छोटा कर दो, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। या किसी को किसी और बंदे को बड़ा करके गांधी को छोटा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए नेहरू को भी, नेहरू का कद बहुत ऊंचा है यार, और उसको उसकी हाइट मापने की, उसको बताने की जरूरत नहीं कि मैं इतना लंबा हूँ। नेहरू को तो बहुत ऊंची प्रतिमा है नेहरू की, है ना, हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे है। फाइन, तो ये चीज है। इस प्लान में इन्होंने बदलाव किया, एक अपने महिलानोबिस, या महिलानोबिस के साथ इन्होंने, अनिकेत ये दरवाजा लगा दे हमारा। ओके, करवा लो। सो नेहरू महिलानोबिस प्लान इसको बोला गया। मेन रिलायंस किस चीज पर थी? हैवी इंडस्ट्री पर, कि हैवी इंडस्ट्री होगी देश में तभी प्रगति होगी। और बात भी सही थी यार, जिस देश में बिजली नहीं आ रही है एक भी गांव में, तो कम से कम कुछ शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए, कहीं से तो स्टार्ट करें। तो यही एक सबसे पहला जो कदम था, बहुत अच्छा ठोस कदम था नेहरू का। और ऑब्वियसली हैवी इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टेट की ही इंडस्ट्री होगी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको हम चलने देंगे, लेकिन अभी वो विकसित नहीं है। तो विकसित नहीं है तो यही है कि वो एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, जो मेन जो कमोडिटीज होंगी वो सरकार ही देगी। जैसे प्लानिंग में हमने सोचा था कि मेन जो सेंट्रल या स्टेट लेड इकोनॉमी ही होगी,
स्टेट का ज्यादा बड़ा किरदार रहेगा। प्राइवेट खत्म नहीं कर रहे हम, इंडस्ट्री भी चलेगी, और बिजली के बड़े बड़े पावर हाउस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ही लगे थे, लेकिन इंडस्ट्री को अभी हम लीडिंग रोल नहीं दे सकते बिकॉज इट इज नॉट रेडी फॉर दैट, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है, हाँ बेसिक इंडस्ट्रीज को हमने खड़ा करना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स, कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल से बनते हैं, जो आगे किसी इंडस्ट्री में काम आ जाते हैं, जैसे कि बेरिंग, बेरिंग बना लोहे की उससे, या पाना, प्लास, पेचकस, दीज आर कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये बाकी चीजों को करने में हमें काम देते हैं। इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये फाइनली तुम प्लास पेचकस का कुछ नहीं करोगे, तुम्हें तो एक एक रॉट आयरन का स्टैंड चाहिए, फ्रिज चाहिए। तो ये गुड्स बाकी इंडस्ट्री को सामान मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। टायर, यू डोंट नीड अ टायर डायरेक्टली, व्हाट यू नीड इज अ कार। टायर का क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करोगे। सो ये कैपिटल गुड्स होते हैं जो बाकी गुड्स को बनाने में हमें मदद करते हैं, इंडस्ट्री को। हाँ, दीज एक्ट एज इंटरमीडिएरी गुड्स, यू कैन से बेसिक गुड्स। कुछ गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली तुम्हारी कंजम्पशन के लिए तुम्हारे पेट में आ जाते हैं या तुम्हारे पास आ जाते हैं, कैपिटल गुड से ही बने। कुछ जरूरी नहीं है हर कैपिटल गुड फिनिश गुड नहीं हो सकता, या हर कैपिटल गुड इंटरमीडिएट ही होगा, किसी के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे गेहूं से आटा बनाकर रोटी, सो दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट विच इज लैंडिंग इन योर टमी। या डायरेक्ट आम तोड़कर खा लिया, राइट, दैट इज अ, इन फैक्ट दैट इज अ फिनिश प्रोडक्ट इन दैट सेंस। ठीक है ना, रॉ मटेरियल भी और फिनिश प्रोडक्ट भी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसी एक, वही जैसे रिसेशन को मैंने हर तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, गुड्स की भी कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। अ कैपिटल गुड फॉर वन और अ फाइनल प्रोडक्ट फॉर वन कुड बी व्हाट, कुड बी अ इंटरमीडिएरी गुड फॉर द अदर पर्सन। फॉर एग्जांपल बुक्स, एक स्टूडेंट के लिए एक नोटबुक क्या है, फाइनल गुड है, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट है, बिकॉज मुझे किताबें नहीं चाहिए, मुझे तो उनको एज अ नोट यूज करना है और अपने सर्विसेज जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उनमें मदद कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सो इट इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर, मैं आगे उन किताबों का उपयोग करके तुम्हें दे रहा हूँ। सो इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट। व्हाट इज माय फाइनल प्रोडक्ट? इट इज द नॉलेज विच आई एम गिविंग यू पीपल, जो मैं तुम्हारे कानों में डाल रहा हूँ, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है तुम लोगों के लिए, ना कि मेरी किताबें। तुम्हारी किताबें तुम्हारे लिए फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। समझ में आया ना? तो एक किसी के लिए फाइनल कुड बी एन इंटरमीडिएरी एंड इज डेफिनेटली एन इंटरमीडिएरी फॉर सम और द अदर पीपल। समझ में आया? तो ये वाली चीज है। फिर बाकी एलिमेंट्स भी थे इसके, जैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का यही था कि हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि हम बाहर से चीजें कम मंगाएं और घरेलू पदार्थ, घरेलू उत्पाद हम ज्यादा इस्तेमाल करें, हम दूसरे पर निर्भर ना रहे। वही सेल्फ रिलायंस जो था उसका एक गोल प्लानिंग का, वो हमने यहाँ पर भी बरकरार रखा। देन साइजेबल पब्लिक सेक्टर, ये मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल होगा और प्राइवेट का कम या सेकेंडरी रोल होगा। वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर, देखो अब एकदम से नहीं तुम गाड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां लगा पाओगे, एकदम से नहीं तुम एकदम डैम बना पाओगे, तुम्हें शुरुआत छोटी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक थर्मल पावर प्लांट लगाना है, थर्मल पावर प्लांट में मशीनें आएंगी कुछ फॉरेन से, वो मशीन एक बार तो तुम्हें लगा जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उस मशीन में मोटर की अगर वाइंडिंग खराब हो गई मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए तुम्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए होगी। जैसे नट बोल्ट बनाना, चाबी पाने बनाना, पेचकस बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स इम्प्लीमेंट्स बनाना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें, या पुली बनाना, या खराद वाली मशीनें, खराद पर जो काम करते हैं, चूड़ियां निकालते हैं, थ्रेडिंग करते हैं जैसे अलॉयज वगैरह की, तो छोटी छोटी वेल्डिंग सेट्स। वेल्डिंग सेट इज व्हाट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेल्डिंग इंडस्ट्री इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब पूरा एक बड़ा डैम तुमने अमेरिका से बनवा लिया, रशिया से, वेल्डिंग क्या वापस रशिया लेकर जाओगे कि जी इसका टांगा टूट गया इसको वेल्डिंग कर दो? वो तुम्हें इंडिया में ही करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? अदरक वाली चाय बोली थी, सब कुछ है लेकिन अदरक नहीं है, बाकी सब चीज है, पत्ती है, चीनी है, सब गुड़ है, सब कुछ है, दूध भी है थोड़ा बहुत, लेकिन अदरक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मैं इसको कहूंगा तो एक होगा मैंने कौन सा टेस्ट करके देखी है, या तो मैं टेस्ट करके देखता तुम्हारी चाय, तब तब हाँ तब जोमेटो जोमेटो वाले टेस्ट कर लेते हैं, दे डू टेस्ट फुल वुल। हाँ, अरे
भाई प्यार बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, फ्रेटर्निटी यही तो है कि जोमेटो देखो, ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो चीज तो ठीक नहीं है ना। तो सबको खाने दूंगा और खुद भी खाऊंगा। तो ये जोमेटो और स्विगी का सिद्धांत है। जरा सी वो खोल कर वो कुछ ना कुछ निकल जाता है, उनके पास जुगाड़ होता है, ठीक है, टेप भी होती है उनके पास। आउटकम क्या था? हाँ सही बात है, आउटकम क्या था इनका? ओके, या एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं शुभम, एंसिलरी भी, ऑफशूट भी, कुछ भी, बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई बोलते हैं आज के टाइम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। व्हाट वाज द आउटकम? देखो आउटकम अच्छा था। यूजुअली इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ अ मॉडर्न इंडिया, ऑफ अ प्रोग्रेसिव इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मास इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक अच्छा रोड मैप बन गया था नेहरू मेहलोनोबिस प्लान में। और हैवी इंडस्ट्री पर हमने फोकस भी किया। इससे हमारी ग्रोथ भी बढ़ी। मैंने बताया ग्रोथ तो बढ़ेगी, सीमेंट बनेगा, रेता बनेगा, सर्विसेज बढ़ेंगी, वेजेस आएंगी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ा। लेकिन व्हाट वाज निग्लेक्टेड? नो। जो पहले हमने प्लान में फोकस किया था, दूसरे प्लान में वो हमने निग्लेक्ट कर दिया। एग्रीकल्चर वाज निग्लेक्टेड फॉर द रेस्ट 5 years और 7 years। तो क्रिटिसिज्म ही इसका ये हुआ सेकेंड 5 year प्लान का, कि एग्रीकल्चर, एलाइड इंडस्ट्री, गरीबी। देखो बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल प्लान था, ये फोकस किस चीज पर कर रहा था? ये ग्रास रूट्स पर फोकस नहीं कर रहा था, ये टॉप डाउन अप्रोच पर फोकस कर रहा था कि हम ऊपर से डैम बनाएंगे, वो एक फैक्ट्री खुलेगी, फैक्ट्री खुलेगी तो वेजेस बढ़ेंगी, वो फैक्ट्री में नौकर रखेंगे, लेबर वाले रखेंगे, और उनकी वेजेस होंगी, वो वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तब जाकर देश में प्रगति होगी। और सरकार ऊपर से तुम्हें बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ये सब चीजें भी चली थी। तो सरकार तुम्हें ऊपर से कुछ देगी, वो धीरे 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 पहले उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री एलोकेट करेगी, फिर उसको पशुपालन विभाग एलोकेट करेगा, फिर विमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, फिर धीरे धीरे वो सारे स्टेट सेक्रेटरीज को उसका मैसेज जाएगा, डीएम्स को, आईएएस अफसरों को, कि भाई आपने अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। और डीएम क्या करेगा? आगे एसडीएम को बोलेगा, एसडीएम आगे तहसीलदार को बोलेगा, पटवारी को बोलेगा, उसके ब्लॉक बीडीओ को बोलेगा, फिर सरपंच के पास ग्रांट आएगी। तो हाँ, तो तब तक तो काम हो लेगा बच्चे का, जो बेचारा बीमार हो गया, जो जो भी कुछ होगा, तो ये काम होगा। तो दिस वाज द टॉप डाउन अप्रोच ड्यूरिंग दोज टाइम्स, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस कि द डेवलपमेंट और द ग्रोथ विल ट्रिकल डाउन, ऊपर से नीचे ट्रिकल होगी। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखो करप्शन तुम में पहले से ही थी। इनफैक्ट पहले इलेक्शन में भी करप्शन की बातें शुरू हो गई थी। इनफैक्ट आजादी से पहले ही करप्शन शुरू हो गई थी इलेक्शंस में, वोट रैगिंग। गांधी के टाइम में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मंत्री थे, उनमें सत्ता का लोभ पहले से ही आ गया था। गांधी ने बोला भी था, ये अपने हिंदू स्वराज में उसने लिखा भी था। 1935 के इलेक्शन, 34 के इलेक्शन, 37 के इलेक्शन, 19 के इलेक्शन, इन सब इलेक्शनों में गांधी की ये शिकायत थी कि तुम्हें ये जो सिंहासन मिल रहा है, इसको लूजली पहनो, इसको रिजिडली मत पहनो, एकदम सत्ता के पीछे। इनफैक्ट इसका इस्तेमाल करो अंग्रेजों की असलियत लोगों तक पहुंचाने में। ये गांधी का तुम लोगों को क्या था, एक रिक्वेस्ट थी गांधी की, कि तुम इलेक्शन लड़ लो, बट यू नो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द अमाउंट ऑफ पावर इट विल गिव। लूज देम, होल्ड देम लूजली, है ना, इनको बहुत आराम से आप पकड़िए, ये जो सत्ता की तुम्हारी कुर्सियां हैं। तो यही चीज थी कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना बहुत मुश्किल था। ये चीज बाद में प्रूव भी हुई। 91 तक, 90 तक, 40-50 साल हो गए थे, फिर भी इतने गरीब थे हम, फिर भी हमें क्राइसिस तक आ गए थे। तो ये सोशलिस्ट मॉडल फेल होना ही था आगे। हम फेल नहीं आउटराइटली बोलेंगे, लेकिन बहुत कमियां इसमें थी, ठीक है ना। और हाँ, स्लो और इंक्रीमेंटल था एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अदर स्फीयर्स यहाँ पर निग्लेक्ट हो गए थे, बाकी स्फीयर्स, और ये सारी चीजें हुई यहाँ, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की भी हमने लॉन्च करी इसी दौरान। इस पॉलिसी में हमने शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज बना दी। शेड्यूल मतलब 3 अलग डीमार्केशन कर दी हमने इंडस्ट्री की। शेड्यूल ए इंडस्ट्री वो थी जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए थी और स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री थी, दैट वाज वेरी स्ट्रैटेजिक।
शेड्यूल बी इंडस्ट्री, कुछ गवर्नमेंट का रोल और कुछ प्राइवेट का रोल थोड़ा बहुत। शेड्यूल सी इंडस्ट्री, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, शेड्यूल सी इंडस्ट्री जो थी वो इंडस्ट्री क्या थी कि जो बचा कुचा सारा इंडस्ट्रियल वो है, वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को हम दे देंगे। तो मेन ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमी वर शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी इंडस्ट्री, जस्ट थोड़ा सा टेंटेटिवली याद रखना है। ये इसलिए मेंशन करवाया गया है इसमें क्योंकि ये तुम्हारे देश की सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में नई नई स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, नई नई प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, तो 1956 की जो पॉलिसी थी, जो नीति थी, वो सबसे पहली नीति थी तुम्हारे देश की। और इनका भी चीफ आर्किटेक्ट महलनोबिस और नेहरू ही थे, उन्हीं के सिद्धांतों पर ये चल रही थी। अनिकेत, क्लास में 5:30 हाले। ठीक है, तो थर्ड प्लान 1961 और 66 के बीच में थर्ड प्लान था तुम्हारा। थर्ड प्लान में फिर तुम क्या करोगे? पहले प्लान में एग्रीकल्चर, दूसरे में इंडस्ट्री, दूसरे में इंडस्ट्री का क्रिटिसिज्म हुआ, तो तीसरे में क्या करोगे? बैलेंस कर दोगे। अब इंडस्ट्री को तोड़ तो सकते नहीं, चलो तोड़ देते हैं, जो डैम बना दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते, तो डैम भी रहेगा और किसान भी रहेंगे, दोनों चीजें रहेंगी, तो दोनों पर फोकस हुआ, कुछ खास बात नहीं थी। लेकिन इस वक्त बहुत सारी चीजें हुई, 61 और 65 में क्या हुआ, 62 में एक तो चीन युद्ध हुआ, फिर 65 में पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ तुम्हारा, और फिर माइग्रेंट क्राइसिस भी था, तिब्बतन्स तुम्हारे यहाँ आए बहुत सारे, और फिर नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी 63-64 में। तो ये सारी चीजें हुई, शास्त्री की भी डेथ हो गई थी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। इसीलिए तुमने 66 के बाद प्लान्स रोक दिए, एंड हेंस देयर वाज अ प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडेज थी और तुमने प्लानिंग वक्ती तौर पर बंद कर दी। हॉलीडेज देखो, अब प्लान हॉलीडेज का मतलब ये नहीं है कि देश चलेगा नहीं या देश में कुछ नहीं होगा। तुमने क्या किया, तुमने 5 ईयर प्लान या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स की जगह तुमने छोटे छोटे एक एक साल के एनुअल प्लान्स चला दिए। देखो बजट भी क्या होता है? एनुअल प्लान ही होता है। सो एक तरह वही बात थी, तुमने बजट की जगह एनुअल प्लानिंग करनी शुरू कर दी। बजट तो एक अलग एक्टिविटी होती है, वो मिनिस्ट्री की एक्टिविटी होती है, वो ये होता है कि हर मिनिस्ट्री को मैं कितने पैसे दूंगा, क्यों लगाए। प्लान क्या करता है, वो गोल सेट करता है कि मुझे इस साल इतनी गरीबी कम करनी है, इस साल मुझे इतने मौतें कम करनी है, इस साल मुझे इतने किसानों को डबल इनकम करनी है, इस साल मुझे इतने लोगों के घर बनाने। प्लानिंग और बजट में ये होता है फर्क। फर्क कुछ नहीं होता वैसे, गोल वही रहते हैं। बजट इज एक्चुअली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, बजट इज एन एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्लान, सिंपल। क्योंकि बजट ग्राउंड पर होता है, प्लान हवा में होता है। वही है ना, नींव भरनी और लेंटर डालना, ये बजट हो गया। और आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना, ख्याली महल खड़ा करना, ये प्लान हो गया। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अपन ने कहा थे हम? हाँ, बजट। तो हमने एनुअल प्लान्स करे। एनुअल प्लान्स, प्लान हॉलीडे भी इनको बोल देते हैं, क्योंकि प्लान हॉलीडे मतलब 5 ईयर प्लान हमने नहीं करा, हाँ बंद कर दिया। फोर्थ प्लान 1969 टू 1974। इस फोर्थ प्लान में क्या था? ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी। देखो इंस्टेबिलिटी थी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हम डिक्लेयर करते हैं ना किसी भी प्लान का, उससे एक बहुत तगड़ा मैसेज जाता है जनता को, क्या कि इस बार हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है। और थी भी। बांग्लादेश वॉर हुआ, तुम्हारा पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुआ, रशिया के साथ तुमने दोस्ती कर ली। इसका मतलब ये था कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ दुश्मनी हो गई तुम्हारी। तो ये सारी चीजें वहां पर हुई। वियतनाम के साथ दोस्ती हो गई। तो इस प्लान में पॉलिटिकल टर्मोइल था। यहाँ पर इमरजेंसी भी लगी इसी प्लान के दौरान, हाँ इसके बाद लगी खैर। और बैंक नेशनलाइजेशन, माइनिंग नेशनलाइजेशन, गवर्नर्स का प्राइवी पर्स तुमने कम कर दिया। गवर्नर्स क्या था, प्राइवी पर्स क्या था? जो तुम्हारे प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे ना, पहले तुम्हें उनसे सरकार में, सरकार, क्योंकि तुमने उनकी प्रिंसेस ले ली थी, एस्टेट्स ले ली थी, और वो बोले यार हमारे लाइफस्टाइल तो राजे रजवाड़ों वाले हैं,
तो सरकार ने या हमने उनको प्रॉमिस करा था कि हम तुम्हें भत्ता देंगे, हम तुम्हें एक सैलरी देंगे, एक तुम्हें सरकारी कोष में से जो तुमने संपत्ति हमें दे दी उस संपत्ति में से हम तुम्हें बहुत सारी चीजें वापस करते रहेंगे, हर साल हम तुम्हें खर्चा देंगे तुम्हारा वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, ताकि तुम्हें भी ऐसा ना लगे कि तुम्हें बिल्कुल ही हमने अंग्रेजों की तरह बेघर कर दिया। सो दैट वाज, वो प्राइवेट पर्स भी इसी साल हमने अबॉलिश किया था। ये सारी चीजें थी। फिर फिफ्थ प्लान में फाइनली क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई और 74 से 79, अब देखो इस प्लान को स्टार्ट तो इंदिरा गांधी सरकार ने किया, लेकिन 77 78 में सत्ता पलट हो गया, जनता पार्टी आ गई, उन्होंने इंदिरा गांधी के प्लान को बीच में रोक दिया। सो दे अब्रप्टली स्टॉप दिस प्लान। तो जो प्लान के टारगेट्स वगैरह थे वो अचीव नहीं हुए और उसकी जगह क्या हुआ, इनफैक्ट दे वर नॉट फॉलोड। तो यहां पर फिर से एक ब्रेक आ गया और हॉलीडेज आ गई प्लान में। अब एक और चीज बताई हुई है यहाँ पर, रोलिंग प्लान। देखो रोलिंग प्लान क्या होता है, जब तुम्हारी नॉर्मल 5 ईयर प्लान क्या होता है, एक रिजिड होता है। तुम एक बात समझो कि तुमने एक घर का नक्शा बनाया, घर का नक्शा तुमने बनाया और नक्शे में अब तुम्हें असलियत तो पता नहीं चली, लेकिन असली ग्राउंड लेवल पर कोई ना कोई चीज आ गई। मान लो उस साल बारिशें बहुत आ रही हैं, उस साल, या फिर तुमने देखा कि यार ये कमरा तो छोटा सा बन गया, हमें तो बड़ा कमरा चाहिए था, इसमें अलमारी भी नहीं आएगी या ये सब नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम रोलिंग प्लान को, उस मेन प्लान की जगह हम एक रोलिंग प्लान ले आएंगे। रोलिंग प्लान, रोल क्या करता है, घूमता फिरता रहता है, तो रोल होना घूमना फिरना, तो प्लान भी हमारा घूमता फिरता रहेगा। उस प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, सरकमस्टांसिस के हिसाब से हम उस प्लान को चेंज कर लेंगे। तुमने प्लान करा कि मैं इस हफ्ते लेंटर डालूंगा, लेकिन बारिश ही नहीं रुक रही, तो कैसे डालोगे। प्लान तो मतलब रिजिड है कि प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन रोलिंग प्लान में पहले ही एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है कि यार लेंटर इस हफ्ते डल गया तो भी ठीक है, अगले हफ्ते डल गया तो भी ठीक है। यही चीज होती है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब फ्लेक्सिबल प्लान, और कोई इसमें खास बात नहीं होती। तो जनता पार्टी ने वो भी इनिशिएट करने की जरूरत समझी, उन्होंने कोशिश करी कि हम वो इनिशिएट कर लें। लेकिन जब देखो सिंपल सी बात है, मैं इंदिरा गांधी हूं, मैंने एक प्लान बनाया, तुमने आकर वो खत्म कर दिया। अब 80 में फिर से किसकी सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की आई, 84 में मरी थी ना, तो 80 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। अब उसने जो पुराना इनका प्लान चल रहा था वो भी खत्म कर दिया। इनफैक्ट अगर तुम अपने पंचायती राज वाले चैप्टर में देखोगे, तो जो कमिटियां इन लोगों ने बनाई थी वो कमिटियां बहुत अच्छी थी और उनकी रिकमेंडेशन भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस कमिटी को और उसकी रिकमेंडेशन को बिल्कुल खारिज इंदिरा गांधी सरकार ने कर दिया। इनफैक्ट गवर्नर, इंदिरा गांधी के गवर्नर जो लगाए हुए थे चेले अपने स्टेट्स में, उन चेलों को सबको जनता पार्टी ने आकर हटा दिया। जब 80 में इंदिरा गांधी फिर से आई, उसने फिर जनता पार्टी के जो चेले थे गवर्नर, उन सबको हटा दिया। अब भी ऐसे ही हो रहा है, 14 में ऐसे ही हुआ, 19 में ऐसे ही हुआ। 19 में चलो सारे ही अब बीजेपी के थे, 14 में यही हुआ, 2003 में यही हुआ था, 1999 में यही हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने यही करा था। जो पुराने गवर्नर बने हुए थे उन सब गवर्नर्स को हटा दिया और नए गवर्नर लगा दिए अपने, कि ये, और ये लॉजिक दे दिया कि दे डू नॉट मैच द आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग पार्टी, द प्रीवियस गवर्नर्स, दैट इज व्हाई वी हैव चेंज द गवर्नर्स, दैट इज व्हाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज विथड्रॉन हिज और हर लेजर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है ना, वो गवर्नर के ऑफिस बदल दिए। तो यही चलता है, यहाँ पर भी यही हुआ। सिक्स प्लान 80 से 85, यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी ने नारा शुरू करा था, गरीबी हटाओ। काम क्या हो रहा था, गरीबों को हटाओ, लेकिन लेकिन नारा जो था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबों को कैसे हटाया जा रहा था, नसबंदी करके, ये सब चीजें कर, जबरदस्ती चीजें करके, हाँ हाँ, फोर्स स्टेरलाइजेशन, ये सब हुआ हिंदुस्तान में। इमरजेंसियां लगाकर, गायब करके, आफ्सपा लगाकर, आतंकवादियों को जिंदा कर कर, पिंडरा वालों को जिंदा करके, ये सब इंदिरा गांधी के पाले हुए थे, जो पंजाब के खालिस्तानी टेररिस्ट थे उस टाइम के, उन्हीं के बंदों ने मारी थी। तो हाँ, तो यही चीज हुआ कि तुम लोग जो करते हो, एज यू सो शैल यू रीप।
पॉवर्टी पर फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था। इनफैक्ट इस प्लान के दौरान जो हमने पिछले 2 दशक में किस चीज की तरफ पांव बढ़ाए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बेनिफिट्स रीप करने का अब टाइम आ गया था। So now we were developed as a nation and we were self-sufficient in food grains. At least we were not taking the daily staple foods from America or Russia or China or where. हम लोगों से अब इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब हमने फूड ग्रेन्स में सफिशिएंसी पा ली थी। हरित क्रांति हमारे देश में इस प्लान तक आ चुकी थी। एक और चीज खास हुई, पहली बार हमने आईएमएफ से लोन इस प्लान में लेना शुरू किया। 1981 या आईएमएफ का पहला हमारा लोन, मतलब इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट, एलपीजी। आईएमएफ मतलब एलपीजी। क्योंकि अगर आईएमएफ तुम्हें लोन देगा ना, आईएमएफ पता है सबसे पहले क्या कहेगा, जो ये किसानों की सब्सिडियां इसको खत्म करो, फ्री बिजली को खत्म करो, फिस्कल डेफिसिट को नीचे करो, पब्लिक डेट को नीचे करो, कर्जे कम लो, खर्चे कम करो, फिस्कल डिसिप्लिन रखो, बेसिकली टैक्सेशन को रैशनलाइज करो, टैक्सेस को बढ़ाओ, इंपोर्ट ड्यूटियां कम करो। तो डिसिप्लिन तरीके से फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स मार्केट को अच्छे से चलाओ, तो और अपनी करेंसी को लिबरलाइज करो, एफडीआई आने दो अपने घर में, है ना। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटाओ, अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आओ, है ना। ढांचे को बदल दो, तुम्हारी अर्थव्यवस्था के ढांचे को बिल्कुल बदल दो। स्टेट पीछे बैठ जाए और उद्योगपति और प्राइवेट निजीकरण आगे शुरू हो जाए। तो पहली बार इस प्लान में 1980s में हमने आईएमएफ से लोन लेना स्टार्ट किया था। मतलब दीज वर फर्स्ट साइंस दैट इंडिया आल्सो वांट्स टू फॉलो अ पाथ ऑफ एलपीजी, सबसे पहली चीज इसमें, ठीक है। और इसमें क्योंकि गरीबी हटाओ, तो इसमें बहुत सारे पुराने जो स्कीम्स थी ना, वो सारी स्कीम्स इंदिरा गांधी ने लॉन्च करी थी। मातृत्व सहयोग योजना, इंदिरा आवास योजना, ये सारी, खैर इंदिरा आवास तो इसके मरने के बाद इसके बेटे ने चालू करी थी, बट द थिंग इज दैट ये सारी स्कीम्स हमारी अब चालू हुई थी गरीबों के लिए। जो प्रोग्राम, जैसे आज मनरेगा है ना, मनरेगा मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया था 2004 के बाद, तो उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारी स्कीमें हमारी स्टार्ट हुई थी, सबला वगैरह, ये सब स्कीमें मेरे को याद नहीं है, आपको भी याद नहीं करनी। 7th प्लान 85 से 90, यहाँ पर हमारा फोकस क्या था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर था हमारी रेपिड, और एम्प्लॉयमेंट पर था, लिबरलाइजेशन पर था। पहली बार इंडिया ने अपनी नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च करी थी इस प्लान में। जिस तरह से 1956 में पहली बार तुमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करी थी, उस तरह यहाँ पर राजीव गांधी के अंडर पहली बार आपने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को आपने लॉन्च किया था। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है, और कोई खास बात नहीं है। हाँ, प्लान हॉलीडेज आई फिर राजीव गांधी की डेथ के बाद 2 साल फिर से हमने प्लान हॉलीडेज ली। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह, चरण सिंह, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोलिजन गवर्नमेंट्स थी। सरकार चलाने के लिए तो कोई है नहीं, प्लानिंग करने के लिए कौन होगा बंदा? प्लानिंग कौन करेगा? सरकार ही देगी ना, पैसे पैसे लगाएगी, करेगी। तो प्लान हॉलीडेज यहाँ पर फिर से लेगी। 8th प्लान, यू कुड से इट इज अ वाटरशेड प्लान। देखो 1991 से लेकर 1996, इफ आई रिमेम्बर, या 91 से लेकर 96 तक एक स्टेबल सरकार तुम्हारे पास रही, पीवी नरसिम्हा राव एज द पीएम एंड मनमोहन सिंह एज द एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर। ये भगवान ने ही भेजा होगा इन दोनों को, या फिर जानबूझकर ये सब पार्टीज का उस टाइम गठबंधन होगा कि भाई इस बंदे के अलावा कोई भी हमें आर्थिक संकट से नहीं निकाल सकता। आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन हमारे लिए तो वो मसीहा था, वरना देश बर्बाद हो चुका होता। पक्का पक्का कोई ना कोई तुम पर अटैक कर देता। चाइना, क्योंकि टेररिज्म इतना फैल गया था, बॉम्बे में ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे 92-93 में। ये मनमोहन सिंह ही था जो तुम्हारी इकोनॉमी को संभाल गया। $1 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व थे तुम्हारे पास से, मतलब 5-7 दिन का तुम्हारे पास सिर्फ तेल मंगाने का पैसा था, हफ्ते का होगा ज्यादा से ज्यादा, और तुम्हारे पास कुछ नहीं था। और 47 से लेकर अब तक तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ कर नहीं रहे थे, बार्टर सिस्टम टाइप से इकोनॉमी चला रहे थे, तुम बहुत कम एक्सपोर्ट किया करते थे, फॉरेक्स तुम्हारे पास था ही नहीं, कर्जा तुम्हारे पास इतना ज्यादा था, डेट तुम्हारे पास इतनी ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास हो रही, ठीक है ना। तो भुगतान का संतुलन तुम्हारा खराब हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तुम्हारी
हाँ क्राइसिस में आ गए, तुम्हारे पास फॉरेक्स खत्म हो गए और तुमने जो इंपोर्ट करना है या तुम्हारी जो डेट्स हैं उनको सर्विस करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है इस प्लान में। फिर शुरू होता है खेला मनमोहन सिंह का, जो असली खेला था। आज तक उससे अच्छा कोई नहीं खेला हिंदुस्तान में। तो मनमोहन सिंह ने स्टार्ट किया, हाँ, वाटरशेड प्लान इसको बोलते हैं। वाटरशेड मतलब एक डिवाइड। एक वाटरशेड क्या होता है? दो सिस्टम्स के बीच में डिवाइड, दो लैंड मासेस के बीच में डिवाइड, वाटरशेड डिवाइड। तो वाटरशेड मूवमेंट मतलब एक हिस्टोरिक मोमेंट था आपकी इकोनॉमिक हिस्ट्री में कि इस टाइम जो जो चीजें हुई यहाँ पर। हाँ, दिस वाज एट्थ प्लान, 92 से लेकर 97 तक, 92 टू 97, ये 8th 5 ईयर प्लान था। आईएमएफ से लोन लिया हमने एक और हमने अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बूस्ट किया, हमने अपनी करेंसी को भी धीरे धीरे हमने लिबरलाइज किया, फ्री फ्लोटिंग पर लिया है हम अपनी करेंसी को। 95 में शायद लिबरलाइज हमने करी थी। रुपी को भी डीवैल्यू करा हमने, मार्केट के हिसाब से जितनी उसकी औकात थी उसके हिसाब से हमने उसकी कीमत रखी हमने। और हमने फ्री फ्लोटिंग या पेग्ड फ्लोटिंग पर हमने या डर्टी फ्लोटिंग पर हमने रुपी को रखा। फिर हमने अपने एक्सटर्नल एफडीआई सेक्टर को भी लिबरलाइज किया, कन्वर्टेबल किया हमने अपने कैपिटल को। कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी भी यही होती है, पढ़ाऊंगा आगे, कि तुम अपने कैपिटल को, चाहे तुम्हारा पैसा है चाहे तुम्हारा लैंड है, बड़े फ्रीली तुम उसको कन्वर्ट कर सको। कैसे? चाहे बॉन्ड्स में, चाहे स्टॉक्स में, चाहे शेयर्स में, चाहे एफडीआई में, चाहे पैसे में। जैसे तुम चाहे तुम किसी भी चीज की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे सोने में, है ना। यू कुड कन्वर्ट योर कैपिटल इनटू एनीथिंग। ये सब चीजें हमने करी, नई नीतियां हमने लगाई। और ऑब्वियसली इसमें इनिशिएट हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना, पॉवर्टी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, आईटी सेक्टर को बढ़ाना, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था इस प्लान का। याद करो 93 94 में क्या हुआ, तुम्हारी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, विच गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू योर ग्राम पंचायत। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज को सबसे पहले संविधान में जगह इस 5 ईयर प्लान के तहत। ठीक है ना। तो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पर भी आपका बहुत पूरा फोकस था। इट चेंज्ड द प्लानिंग पर्सपेक्टिव, इट चेंज्ड द रोल ऑफ स्टेट। इसने बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल मतलब बेसिक चेंजेस तुम्हारी इकोनॉमी के बदले। स्ट्रक्चर पहले तुम्हारी इकोनॉमी का क्या था? एग्रेरियन था, दूसरा स्टेट लेड था, प्राइवेट सेक्टर बहुत पीछे था, है ना, कमांड इकोनॉमी थी, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी तो चलो थी, आज भी है, कमांड इकोनॉमी थी। लेकिन अब इकोनॉमी क्या हो गई तुम्हारी? अब लिबरलाइज हो गई, प्राइवेटाइज हो गई। सबसे पहले तुमने डाइवेस्टमेंट भी अभी शुरू करी। द 4 Ds ऑफ दिस एरा वर, 4 Ds मैं चलो आगे करवा दूंगा या यहाँ करवाऊं, यहीं पर करवा देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट, चलो सबसे पहले डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? मेरी सीट ब्लॉक है, मेरी सीट ब्लॉक है, ये रिजर्वेशन हो। रिजर्वेशन तुम सिर्फ कास्ट वाली मत समझो, किसी भी चीज में तुमने अपनी ये सीट रिजर्व कर ली, रेलवेज में सीट रिजर्व करानी, एरोप्लेन में सीट रिजर्व करानी। न्यूक्लियर एनर्जी में किसकी सीट रिजर्व है आज भी? सरकार की। हैवी इंडस्ट्री, उस टाइम सरकार की सारी सीटें रिजर्व थी हर इकोनॉमी के एरिया में। वो सीटों को खाली करना इज कॉल्ड डी रिजर्वेशन, और अपनी सीट छोड़कर किसी और बंदे को दे देना, प्राइवेट सेक्टर को देना। यहां से शुरू होता है डी रिजर्वेशन। सबसे पहले तो यही करोगे ना कि जिन एरियाज में हम लोग हैं, हम अपनी सीट खाली करें और हम किसी दूसरे को वो सीट दे दें। घड़ियां बनानी, टूल्स बनाने, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हैवी इंडस्ट्री, मोटरें बनानी, है ना, क्रॉम्पटन की मोटरें बनाओ, किर्लोस्कर के पंप बनाओ, ये सारी मोटरें बनाओ, है ना। तो जी की मोटरें बनाओ, है ना, लूबी की मोटरें बनाओ। तो रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन, ये था पहला कदम। इसके बाद ऑब्वियसली अब यहां से पहले तुमने डी रिजर्व कर दिया, इससे पहले तुम्हें कोई भी दुकान खोलने के लिए या नया काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था।
लेकिन अब मैंने डी रिजर्व करने के बाद अब तुम्हें ये अनुमति दे दी कि तुम्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर खुद अपनी लाइसेंस के बिना ही दुकान खोल सकते हो। तो डी लाइसेंसिंग, डी लाइसेंसिंग यहां से आ जाती कि लाइसेंस राज मैंने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया, लाइसेंस राज। फिर डी रेगुलेशन या डी कंट्रोल, देखो नहीं हुई ऐसे तो अभी भी है लाइसेंसिंग नॉर्म्स, अब भी लिकर के लिए भी है, फ्रूट की रेडी लगाने के लिए भी है। FSSAI उस दिन बताया था ना कि अगर आपने टिक्की गोलगप्पे बनाने हैं, यू हैव टू हैव दैट लाइसेंस। सो आई विल टेल यू एन एग्जांपल। माय सिस्टर, शी इज अ वेरी गुड बेकर, वो केक्स वगैरह बनाती है, बहुत अच्छे बेकिंग करती है। अगर उसको जोमेटो या स्विगी पर आना है तो उसको FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा। इनफैक्ट अभी सारी राइस मिल्स में इन्होंने, हाँ इन्होंने मैंडेटरी करे हैं FSSAI लाइसेंस। हालांकि वो हमारे चावल नहीं है, सरकार की धान में से हम चावल निकालकर FCI को दे रहे हैं, फिर भी हमसे उन्होंने FSSAI लाइसेंसिंग मांगी है। 2 साल हो गए इस चीज को, हाँ 2 साल से चल रहा है लाइसेंस। बस वही 5-5 हजार रुपए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फूड फोर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग ऑर्डर आए थे, FSSAI के लिए अलग ऑर्डर आए थे। फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफरेंट। सी, फूड फोर्टिफिकेशन मींस आपका क्रॉप उग गया, उगने के बाद उसको न्यूट्रिएंट से लेस कर देना, उगने के बाद उसमें कुछ अच्छे पदार्थ डाल देना जिससे आपका खाना पोषण बढ़ जाए, उसका न्यूट्रिशियस हो जाए। हाँ, गोल्डन राइस नहीं, दैट इज डिफरेंट। फोर्टिफाइड राइस इज डिफरेंट। हाँ, आप उस पर उसको ऊपर से आप क्या करते हो, स्प्रे कर देते हो उसके ऊपर, या उसमें केमिकल डाल देते हो आप। केमिकल क्या होते हैं, ये दवाइयों के, हाँ यही सब चीज है, हाँ यही सब चीज है। आप उसको फोर्टिफाई कर दोगे। फोर्टिफिकेशन इज इन्वॉल्व आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, बट जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज बिफोर सोइंग द सीड। एक दो तरीके हैं ना पोषण को बढ़ाने के लिए, एक तो हाइब्रिड सीड या GM क्रॉप ले आओ, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन। तो वो कॉटन उगने के बाद नहीं तुम कुछ कर सकते, कॉटन को सो करने से पहले तुम्हें उसके बीज ही उस तरह के, मतलब उसके जीन्स को मॉडिफाई करना है। फोर्टिफिकेशन हो गया मेकअप करना, फेशियल करना, और GM मॉडिफिकेशन होगी गोरे पैदा होना। दीज आर जेनेटिक, ये जेनेटिक, हाँ ये क्योंकि you are not changing the color of the rose after it has grown, you are doing it before it has grown. Actually that is an intermediary between GM and fortification. Yes, वो मॉडिफिकेशन है एक तरह की, स्टेम मॉडिफिकेशन करते हैं जो है ना, अलग अलग एक ही कलम लगाते हैं जिसको कहते हैं कि एक ही पौधे पर लाल गुलाब भी आ रहा है, पीला भी आ रहा है, नीला भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। हम मैंने करे हुए हैं बहुत पहले बचपन में ना, वो धागा बांध कर, हाँ, और वो केमिकल गोंद लगाकर, केमिकल लगाकर, कलम काट कर उसको जोड़ दिया करते थे। कईयों में चलती थी, कईयों में नहीं चलती थी। We used to see it every day. So that was a different thing. So deregulation, decontrol मतलब पहले तुम ओवरऑल हर सेक्टर को रेगुलेट और कंट्रोल किया करते थे। कैसे? प्रोडक्शन कंट्रोल करोगे, स्टैंडर्ड्स कंट्रोल करोगे, फिर उनकी सेल कंट्रोल करोगे, उनका क्रेडिट कंट्रोल करोगे, उनकी डेट कंट्रोल करोगे, बहुत कुछ कंट्रोल करोगे। लेकिन आज तुम ऐसा जाओ छिटे मारो वरना झूमते रहोगे। सो आज तुम ऐसा, हाँ कोई बात नहीं, मेरे को भी आ जाती है झपकी। वो प्रशांत भी कब से गेड़े गेड़े खा रहा है क्लास में पीछे, वो तो आज कंबल मुंबल लेकर आया है, तैयारी करके आया कि सोऊंगा आज तो बढ़िया जाकर विद्यापीठ में। सो डी रेगुलेशन एंड डी कंट्रोल। चौथी चीज फिर क्या होती है, जो मेरे पास चीजें हैं वो तुम ही उठा लो, जो मेरी चीज है वो तुम ही ले लो। डी डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट, वन एंड द सेम थिंग। सो डिस इन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट भी बोल देते हैं। सो ये 4 डीज तुमने 1991 के बाद लागू करे थे। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन योर इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल चेंज एक तो ये भी हो गया विद रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस। एक दूसरे तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। क्या?
पहले तुम्हारी एग्रीकल्चर जो थी, इट वाज सुपीरियर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. नाउ योर सर्विसेज आर सुपीरियर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर. सो दिस इज ऑल्सो चेंजिंग द स्ट्रक्चर. ये भी एक स्ट्रक्चरल बदलाव ही है. वो करके ही ये हुआ है. क्यों? एग्रीकल्चर को तो कोई तुम कंट्रोल नहीं करते थे. जो मर्जी उगाओ, जो मर्जी खाओ, जितना ज्यादा उगा सकते उतना उगाओ. वो तो लिबरल था सेक्टर. फूड ग्रेन इंपोर्ट भी करते थे तुम लोग, लिबरल था. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ये सब चीजें रोक टोक लगी हुई थी. जब ये नकेल मैंने खोल दी जो कसी हुई थी, उसी टाइम तुम्हारा सर्विसेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर से ज्यादा हो गई. मैन्युफैक्चरिंग क्यों बीच में रह गया, यहां पर भी यहां पर भी, ये मैं बताऊंगा. क्यों पिछड़ा हुआ रह गया, ये भी तो कारण है ना. पिछड़ा हुआ क्यों रहा? मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ हो सकता था. इट कुड हैव बीन S and M greater than A also, but it is not the case. S is greater than M plus A. तो ये बेचारा क्यों रह गया, हम इसको भी पढ़ेंगे अभी कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा क्यों रह गया. कोई ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हें. दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, है ना, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. यस आरुषि? ओके. सो ये था. तो रिफॉर्म्स हमने करे. रिफॉर्म्स कैसे करे? देखो, रिफॉर्म्स करने के कई सारे कारण थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के. वन सेकेंड. थिंक क्या होता है? सोचना. टैंक मतलब कोई बॉडी. तो थिंक टैंक मतलब जो सोचते हैं, जो सिर्फ ज्ञान बांटने का काम करते हैं, वैसे कुछ नहीं करते. नीति आयोग सिर्फ ज्ञान बांटना है और कुछ नहीं करना, और कोई काम नहीं है. या आरएसएस तो भैया बहुत काम करता है. आरएसएस के बारे में कुछ गलत मत बोलो मेरी क्लास में. आरएसएस, अभी देखो, अब लड़ाई होगी अगर चाइना से, तो कौन जाएगा? आरएसएस वाले जाएंगे. ठीक है ना. तो वेयर वर वी? हाँ, राव मनमोहन मॉडल ऑफ ग्रोथ जो इस प्लान में हमने अडॉप्ट किया, उसमें हमने ये सारी चीजें करी. इनको हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी. एंड इसमें यही था, रीओरिएंटेशन ऑफ द रोल ऑफ स्टेट. कि स्टेट का रोल जो था वो कम था, अब प्राइवेट का ज्यादा हो जाएगा. फिर डिसमेंटलिंग कंट्रोल्स एंड परमिट्स. ये चारों 4Ds मैंने आपको बता दिए. कंट्रोल कम करना है, मतलब नकेल अपना शिकंजा कम करना है, इंडस्ट्री को खुला फ्लरिश होने देना है. और मैंने क्या किया? मैंने ओपन अप इकोनॉमी फॉर कंपटीशन. देखो, आज से पहले अगर रेलवेज या अकेला बैंक जो था हमारा SBI ही था, और या फिर एक ही गाड़ी थी मारुति, एक ही कंपनी थी तुम्हारे यहाँ. मारुति में ऑटोमेटिक गियर की टेक्नोलॉजी कब आई? जब सुजुकी आई. सबसे पहले स्विफ्ट ने निकाली. मारुति सुजुकी स्विफ्ट वाज द फर्स्ट कार विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ मारुति, है ना. तो फिर सारी गाड़ियों पर वो S वाला लोगो आना स्टार्ट हो गया. सो सुजुकी इज जापान. समझ में आ रहा है? रेलवेज को भी कंपटीशन मिला. कैसे? जो तुम्हारी, ये तुम्हारी मेट्रो रेल्स हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, नए कॉरिडोर्स बने तुम्हारे, तो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स होगी, अब बुलेट ट्रेन बनेगी. सो इन सब चीजों से क्या हो रहा है? तुम्हारी जो इनएफिशिएंट इंडस्ट्री थी, या इनएफिशिएंट जो सरकार थी, या इनएफिशिएंट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, सरकारी उद्योग थे, उन सबको कंपटीशन मिलेगा. अब भी ये एयर इंडिया जो बिका है, ये क्यों बिका है? BSNL का भी यही हाल है. ये लोग, अब क्यों कोई BSNL का मोबाइल नहीं लेता, या कनेक्शन नहीं लेता, या ब्रॉडबैंड नहीं लेता? परफॉर्म और पेरिश, ये कंपटीशन है. 91 से पहले ओनली BSNL वाज अलाउड, ओनली एयर इंडिया वाज अलाउड. आज तुम्हारा क्या है? एयरलाइंस की भीड़ लगी हुई है. गो, कम, जेट, फेट, पता नहीं कितनी एयर है ना, विस्तारा, संतारा, पता नहीं क्या कुछ है. हजारों एयरलाइंस है तुम्हारी. तो यही कारण है. मार्केट इकोनॉमी का मतलब ही है कि तुम प्राइवेट उद्योगपतियों को आने दो, उनको अपना जलवा दिखाने दो. वो एफिशिएंटली काम करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, इज्जत भी देंगे, एक्सिस बैंक में जाकर कॉफी भी मिलेगी तुम्हें, है ना, उनकी हर चीज अच्छी होगी. वो ऐसे ऊपर ऊपर से काम नहीं करेंगे.
SBI का तो वो लिखा हुआ भी मैडम का समझ नहीं आता कि कितने पैसों की रिसीट भरी है मैडम ने। हाँ, ऐसे ही होता था। सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जो पता भी नहीं चलता कि दवाई क्या है। सिर्फ जो उसकी दुकान के बाहर केमिस्ट बैठा होगा उसको पता होगा, जो पुराने डॉक्टर्स हैं। नए वाले क्या दे रहे हैं, प्रिंटेड तुम्हें परफॉर्मा दे रहे हैं, प्रॉपर मेडिसिन का नाम लिख रहे हैं और सॉल्ट लिख रहे हैं। नाम नहीं लिख रहे, सॉल्ट लिख रहे हैं। उनको पैरासिटामोल देनी है तुम्हें, चाहे तुम क्रोसिन लो, चाहे डिस्प्रिन लो, चाहे कोई लो, चाहे डोलो ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। यू विल टेक पैरासिटामोल एज अ सॉल्ट। सो फर्क है दोनों के काम करने के तरीके। किंगफिशर तो विजय माल्या की थी ना। वो तो सी, दैट एयरलाइन वाज वेरी गुड। उसके बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एयरलाइन थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बट प्रॉब्लम क्या था ना, पैसा उसका खुद का नहीं था, बैंकों से लिया हुआ था कर्जा, या तुम्हारे इन्वेस्टर्स का था शेयर। वो उड़ा रहा था पानी की तरह। जरूरत नहीं थी जिस चीज की, उस पर भी बहुत खर्चा करता था वो। फॉर इंस्टेंस किंगफिशर कैलेंडर, एयरलाइन पर खड़ा करके, खड़ा होकर और 4-5 वो सुंदरियों के साथ वो नाचा करता था और वो बियर बाथ लिया करता था। दैट वाज विजय माल्या फॉर यू। एयरलाइंस पर खड़ा हो गया, उसके पंखों पर नाच रहा है और साथ में बिकिनी गर्ल्स नाच रहे हैं, किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स, जो हिंदुस्तान की 10 सुपर मॉडल्स चुना करते थे हम। फेमिना से सुपीरियर होती थी वो मॉडल्स। उनको वो एरोप्लेन पर नचाया करता था। मतलब ऐसी हरकतें वो किया करता था। अभी तुम प्लेन चला लो, तुम जहाज चला लो। नहीं, बोला जहाज नहीं चलाना, जहाज को खड़ा रहने दो, उन पर नाचना है हमने आज। आज जहाजों पर नाचेंगे। सो हिज प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज पॉपुलिज्म। वो एक रंगीला टाइप इंसान था। लाइक ही वाज नॉट अ प्रॉपर बिजनेसमैन। बेईमान तो था ही, वो तो था ही, तभी तो वो वहां ऐश कर, वहां भी ऐश कर रहा है। वहां क्या टेंशन है, यूके में कोई टेंशन नहीं है उसको। खुला घूम रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर जाता है, अपनी सब्जी लेता है और जो सी पसंद बियर होती है वो उठाता है, बनाकर खाकर सो जाता है। ये उसकी दिनचर्या है अच्छी। तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तुम्हें है कि उसको लेकर आओ, उसको कोई परवाह नहीं है कि मुझे कब लेकर ही नहीं जाएंगे यहाँ। एंटी टॉर्चर लॉ नहीं है। वो बोल रहा है पंजाब पुलिस इतना मारेगी मुझे, और तुम्हें पता है पंजाब पुलिस क्या करती है। तो वो कह रहा है कि आई आई विल नॉट गो टू द इंडियन जेल्स, पुट मी इन अ जेल इन यूके। यूके कह रहा तुमने यूके के लिए कोई क्राइम ही नहीं करा। हम ये वो थोड़ी टाइप चूज करने के लिए कि मेरे को कौन सी जेल में जाना है। जब क्राइम इंडिया में है तो इंडिया की जेल में ही रहना पड़ेगा। पर अभी तो यूके में है ना, यूके क्यों भेज देगी उसको? यूके थोड़ी जेल में डाल देगी। फिर वापिस तो भेज सकती है ना वापस यूके, इसी यूके लव्स ह्यूमन राइट्स। वो बोलते हैं तुम्हारे हिंदुस्तान की जेल में मौलिक अधिकार नहीं। भाई तुम्हारे ही जेल हैं जो ये बेकार होते हैं, वहां के जेल्स भी बहुत अच्छे हैं। वहां के जेल्स भी हमारे यहाँ के कोठियों से अच्छे हैं। अगर वैसे जेल यहाँ पर क्राइम रेट कर मुझे कि हाँ जेल ही भेज दो, इससे अच्छा। जेल ही भेज। सबसे पहले तो पुलिस से कोई रैप्टा मारोगी कि मैं अंदर जा रहा हूँ तेरे को मारने के जुर्म में। यस, दिस कुड हैपन। यस, जो बाहर करके वो तो जेल में जेल में खुश है वो, इनफैक्ट ज्यादा खुश है वो, है ना। रहना खाना पीना सब हो गया 2 महीने का। और क्या है, मेहुल चौकसी कहाँ पर है? कोई आया है इंडिया में वापस? कोई भी नहीं आया। सी वो किया है, वो एक हेडलाइन बन गई हिंदू में तुम्हारे। कोई आया थोड़ी है नीरव मोदी, ये योर व्हाट डू वी से, कोई भी नहीं आया। नीरव मोदी क्या, कोई भी नहीं आया है। जेल में कौन है? जो 4 बड़े स्कैमस्टर्स इस एरा के हैं, मोदी एरा के, जो पुराना एरा है, 2 तो मोदी हैं उनमें। एक ललित मोदी, एक नीरव मोदी। एक आईपीएल स्कैम और एक बैंकिंग स्कैम, पीएनबी स्कैम। एक तुम्हारा विजय माल्या, एक नीरव मोदी का चाचा मेहुल चौकसी, चाचा है उसका। तो ये चारों बंदे जो हैं बिगेस्ट स्कैमस्टर्स ऑफ इंडिया, ये इसी अच्छे दिनों में स्कैम किए हैं इन्होंने। ये अच्छे दिन तो इनके आ गए, गुंडे मवालियों के आ गए। जिसने बाबे को, जिसको अंदर करा था सीबीआई कोर्ट ने, वो भी बाहर फिर रहा है। वो भी बाहर फिर रहा है 2-2 रेप करके। 2 रेप तो कहने के थे रोज के होते होंगे वहां पर, इतना बुरा हाल था वहां पर। 2 तो रोज होते होंगे, इतने तो अंडर रिपोर्टेड हैं। इस हिसाब से तो उसकी हजारों साल सजा चाहिए उस बंदे को। पे रोल पर तुम वापस भेज दोगे उसको, तो दैट इज न्यूज में आ रहा है। अरे मिनिस्टर, डोंट नेम एनीवन,
डोंट नेम एनीवन। जब तेरी तभी है ना, तेरे कोई ना तीन मार देखो क्या वैसे भी मारता है, नहीं वैसे ही मारता है। देखो वो बात सही है। मंत्री छोड़ो, तुम जैसे आईएएस अफसर, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वो सब वहां जाते थे। वो सब उनसे आशीर्वाद लेने गुफा में जाया करते थे। आई डोंट नो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत कोई है, मेरे भी रिश्तेदार हैं वहां पर, जो वहां के वो अखबार बना रहे हैं और जो बिस्किट बना रहे हैं, वो मेरी ताई के सगे भाई हैं। मतलब मेरे भी मामे ही हो गए वो तो। हमारे भी रिलेटिव्स हैं, बट क्या करें अब, अंधे हैं तो अंधे हैं भाई, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, राइट। हमारे गांव में ना वो डीजे बाबे के समर्थक थे। बोलो बोलो। वो वहां से बाबा खेती करता था। तो वो आलू नहीं आई हुई बाबे का 300 टन 350 का एक आलू। हाँ ऐसा ही था। ये सब्जी या पोटैटो, दैट प्रसाद, दैट वाज। ऐसे ही गांव में बता कभी करते गांव में इनते भी आई है हाँ 5-5 लाख रुपए की एक हाँ तो मतलब गांव में मतलब वो आलू बनाई सब्जी बनाई। तो वो सब्जी भी ना जैसे टंकर खाती है, नीचे बैठ के सीन ढक के खाई। बाबे की हाँ, बाबे का तो बहुत कुछ मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो, खैर वो बात कहने का मतलब है, लेट अस कम बैक टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेट्स नॉट फोकस देयर। सो या, सो यही हुआ कि मैं अपने पीएसयूज को compete करवाऊं। किनसे compete कराऊं? उद्योगपतियों से, प्राइवेट सेक्टर से, फॉरेन कंपनी से compete कराऊं। देन एक्सटर्नल सेक्टर लिबरलाइजेशन, ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैंने WTO ज्वाइन कर लिया 1995 में। मतलब पहले मैं क्या करता था, किसी भी देश से कोई सामान आता था तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया करता था। मैं उस पर 50-50%, 100-100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता था। जैसे आज मर्सिडीज की गाड़ियों पर है, 20 लाख की गाड़ी पर अगर 100% या 200% ड्यूटी हो गई, 60 लाख की पड़ेगी। यही है, सेम चीज है। वरना ये खोल दे अनिकेत। तो हाँ, क्या, सो 20 लाख की गाड़ी 60 लाख की पड़ेगी क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटीज थी। ये चीजें भी फिर हमने कम करी, इन चीजों को हमने काफी कम किया। ठीक है ना, तो ये वाली चीज थी, और कोई खास बात इसमें नहीं थी। देन वी वेंट फॉर इंडिकेटिव प्लानिंग, मतलब संकेतात्मक योजना की अवधारणा। इंडिकेटिव प्लान मतलब अब मैंने खुद ड्राइवर सीट पर नहीं बैठना, पीछे बैठा हुआ बंदा क्या करता है, ड्राइवर को गाइड करता है। या जीपीएस, जीपीएस इंडिकेट्स वेयर यू हैव टू गो। इज जीपीएस ड्राइविंग योर कार? नो, इट इज ओनली शोइंग यू द वे कि 10 किलोमीटर बाद टर्न राइट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न यहाँ, ये स्टॉपेज आएगा, ये है, यहाँ पहुंच गए। सरकार का भी अब यही काम हो गया कि तुमने खुद ड्राइव नहीं करनी अब इकोनॉमी। यू विल ओनली एक्ट एज अ जीपीएस, यू विल ओनली एक्ट एज एन इंडिकेटर। और हार्ड कोर प्लानिंग क्या होती है? हार्ड प्लानिंग मतलब खुद करो काम, सॉफ्ट प्लानिंग मतलब काम करवाओ। तुमने इनफैक्ट क्या देना है, उद्योगपतियों को, फैक्ट्री के मालिकों को अच्छी रोड्स देनी है, बिजली देनी है ना, इंश्योरेंस देनी है, रिश्वतें कम करनी है, गुड गवर्नेंस करनी है। मतलब अच्छा पॉलिसी एनवायरनमेंट, अच्छा वातावरण बिजनेस करने का तुमने उनको प्रदान करना है। उसके बाद जब अच्छा वातावरण उन लोगों को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली देश प्रगति पर आ जाएगा। तो ये प्रेमाइज था इस टाइप का, राइट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आपने उनको देनी। फिर नाइन्थ प्लान की बात करते हैं, 1997 से 2002 ये चला। यहां पर भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हमारे साथ। क्या क्या हुआ? 97 में ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस आया, साउथ ईस्ट एशिया में, जो सारे दुनिया को एक बार हिला दिया उसने। वो बता दूंगा क्या था वो क्राइसिस। उसके बाद और क्या हुआ? कारगिल वॉरफेयर हुआ। फिर तुम्हारा पोखरान सेकेंड टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट भी यहीं पर हुए। फिर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस वर ऑल टाइम लो, वहां पर पाकिस्तान में मुशर्रफ था। तो बहुत सारी चीजें थी। फिर इंडिया शाइनिंग की तुमने, तो या सबसे पहले तुमने यहाँ पर एडीआज, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो हैं, हमारी सबसे पहले यहाँ लॉन्च हुई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, वैसे मैं आगे करवा दूंगा,
फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स में डिपॉजिटरी रिसीट्स या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर। ओके, 3-4 फॉर्म्स होती हैं, आईडीआर भी होती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी होती हैं, ग्लोबल जीडीआर भी होती हैं, एडीआर भी होती है। मतलब यही है, दोनों का, तीनों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा फर्क हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तुम क्या हो? टाटा। अब ये 1900-2000 की बात है, मान लो 2000 का दशक है, 1999 का, 2000 का, और तुम क्या हो? टाटा। तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए अपनी कंपनी चलाने के लिए। तुमने मान लो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हैरियर। सारे ध्यान से सुनो इस चीज को। तुमने एक नया प्रोडक्ट मान लो लॉन्च करना है, हैरियर। तो तुम क्या हो? टाटा। हम एडीआर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो तुम्हें बहुत सारा कैपिटल चाहिए, तुम कंपनी हो, और अमेरिका में बहुत सारा पैसा है, वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन क्या अमेरिकन इन्वेस्टर को, जो यूएसए में बैठा है, उसको इंडिया की किसी कंपनी में जाकर, वहां जाकर विश्वास होगा यहां पैसा लगाने का? नहीं। और क्या टाटा को, क्योंकि टाटा अभी इतना ग्लोबल प्लेयर मान लो नहीं बना है, क्या किसी बाहर के बंदे को ये विश्वास होगा कि मैं अगर टाटा में पैसा लगाऊंगा तो वो डूबेगा नहीं? टाटा को पैसे की जरूरत है, इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास काम बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है। इनके पास पैसा बहुत है, काम नहीं है। ये इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंस कैपिटलिज्म थर्ड स्टेज वाले हैं ये बंदे। और ये फर्स्ट या सेकंड स्टेज वाले हैं, जिनको अभी पैसा चाहिए अपना काम करने के लिए। तो ये क्या करेगा? एडीआर, डिपॉजिटरी रिसीट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होती है जो अमेरिका के अंदर कोई वहां का डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो क्या कर सकता है? इंडियन कंपनी अगर यहां की स्टॉक एक्सचेंज पर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अगर लिस्ट कर दे कंपनी, मतलब टाटा ने अपने शेयर्स फ्लोट कर दिए यहां पर, ये बंदा इन शेयर्स को यहां से खरीद सकता है। ये तरीका है ईडीआरस का। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? एक बैंक होता है जो कस्टोडियन बैंक होता है। मतलब दिस बैंक विल हैव द कस्टडी ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट्स। मतलब दिस बैंक, टाटा क्या करेगा? इस कस्टोडियन बैंक को अप्रोच करेगा कि भैया ये लो, मैंने $10 की ये एक रिसीट बना दी, ये $10 की एक दूसरी रिसीट बना दी, ये $10 की एक तीसरी रिसीट बना दी। अब ये बैंक जो होगा, अमेरिकन बैंक, यस बैंक, नो बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, ये बैंक क्या करेगा? ये इन्वेस्टर ऑब्वियसली इस बैंक की कोई हेल्दी ब्रांच यहां पर होगी, या डायरेक्टली इस ब्रांच को वो यहां पर अप्रोच करेगा कि मुझे $10 की ये एडीआर दे दो। ये एडीआर किसने फ्लोट करी हुई है? टाटा ने फ्लोट करी हुई है। मतलब मैं तुम्हें ये, इसको क्या देगा? $10 देगा, ये इन्वेस्टर है। ये इसको $10 देगा इस बैंक को, ये इसको ये पर्ची इसको वापस कर देगा। और ये जो $10 है, ये बैंक किसको दे देगा? टाटा को दे देगा। जब टाटा पैसा कमा लेगा, मान लो हैरियर पर पैसा लगाया, और हैरियर की 1 लाख गाड़ियां मान लो टाटा ने बेच दिया, इंडिका की 1 लाख गाड़ियां टाटा ने बेच दी, उनका जो प्रॉफिट होगा वो इस कस्टोडियन बैंक को देगा। ये बैंक इन रिसीट्स को वापस, एक तरह का ये बॉन्ड हो गया। जैसे बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं ना, बॉन्ड भी क्या होता है? मेरे और तुम्हारे बीच का करार। जैसे मैंने उस दिन बॉन्ड बताए थे, अर्बन बॉन्ड्स बताए थे मैंने, है ना? यही होता है बॉन्ड भी। बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, अ फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, एडी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पार्टी एंड एन इन्वेस्टर, कि मैं तुम्हारा बॉन्ड खरीद रहा हूं और तुम मुझे 2 साल बाद या 5 साल बाद उस बॉन्ड की इतनी यील्ड के हिसाब से पैसे दे देना। यहां पर भी यही होगा। इस इन्वेस्टर को डेस्टिनेशन चाहिए,
लेकिन ये टाटा को नहीं जानता। इस टाटा कंपनी को क्या चाहिए, अपने शेयर्स या अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन ये इनको नहीं जानता। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे, विद द मैकेनिज्म कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, प्री कंडीशंस होती हैं। प्री कंडीशंस क्या, कुछ इकोसिस्टम बनाना होता है कि अगर टाटा को मैं इनकी शेयर मार्केट पर फ्लोट करने दे दूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जो पहला पब्लिक ऑफर होता है मेरा, शेयर होता क्या है, मान लो मैं विद्यापीठ हूं, मान लो मेरा अंबाला में सेंटर बहुत अच्छा चल गया, मैंने एक कमरे से मैंने सेंटर शुरू करा, मेरा बहुत फिजिक्स वाला, जैसे एक कमरे से शुरू करा, एक लैपटॉप से, उसने फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल पढ़ाना और बनाना। उससे अब उसको एकदम से उसकी इतनी फैन फॉलोइंग होगी यूट्यूब पर, इतने ज्यादा व्यूअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, अब उसको ये लगता है कि अगर मैं इस चीज को मोनेटाइज कर दूं, जो क्लासेस में फ्री में दे रहा था, अब अगर मैं इनके इस 1 लाख बंदा जो मेरा फॉलोअर है, इस हर बंदे को अगर मैं ये 60-60 रुपए का भी कोर्स भेज दूं या 600 का भी कोर्स भेज दूं, सीधा कितना पैसा हो जाता है, 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ रुपया हो जाता है। 6,000 का बेचता हूं तो 60 करोड़ रुपया हो जाता है ना। 60,000 का बेचता हूं तो जीरो लगाते रहो, हाँ, फिर भी विद्यापीठ से आधा बेचेगा, आधे पैसे में बेचेगा, मान के चलो, अगर क्वालिटी देगा वो उस हिसाब की। तो ये चीज है, ये लॉजिक है। लेकिन वो चीज करने के लिए उसको एक ओमनी प्रेजेंस चाहिए विद्यापीठ को। यस, वहां पर फिर इन्वेस्टर का काम आएगा। अन अकेडमी, वो भी एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर उसको इन्वेस्टमेंट मिल गई। तो यहां पर भी यही है, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं या तो कोई इन्वेस्टर पैसा डाल दे, एक दूसरा तरीका भी है, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी हूं और मेरा बहुत नाम है, लेकिन अब मुझे ग्रो करना है, मैं स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर लूंगा। मैं स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग करके मैं वहां पर अपना एक, कोई भी कंपनी कर सकती है, मैं वहां पर अपना एक इनिशियल पब्लिक ऑफर डाल दूंगा। उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती है, कम से कम इतना पैसा चाहिए तुम्हें, तो इतना तुम्हारा कैपिटल टर्नओवर चाहिए, इतना तुम्हारा आउटलुक चाहिए, हमें मार्केट प्रेजेंस चाहिए, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें तुम्हारी इतनी कम से कम चाहिए, तब हम तुम्हें लिस्ट करने। वरना तो भाई कोई भी लिस्ट कर लेगा, वरना तो कोई भी कहेगा कल को कि भाई मुझे भी स्टॉक्स बनाने हैं अपने, आई वांट टू रेज मनी। सो इन ऑर्डर टू रेज दैट मनी, आई विल नॉट मीट अ सिंगल इन्वेस्टर, आई विल पुट माई सेल्फ ऑन दी स्टॉक। मैं अपनी नीलामी कर रहा हूं एक तरह स्टॉक मार्केट पर। वहां फिर तुमने 100 रुपए खरीद लिए, तुमने 2 शेयर खरीद लिए, तुमने 200 खरीद लिए, तुमने 2,000 खरीद लिए, तुम खरीदोगे मतलब तुम्हारे पास मेरे शेयर हो गए, एक तरह बॉन्ड ही हो गया। तुम्हारे पास मेरे शेयर हो गए, मेरे पास तुम्हारा पैसा हो गया। जब मैं परफॉर्म करूंगा, मैं वो पैसा तुम्हें डिविडेंड के फॉर्म में वापस कर दूंगा। दिस इज हाउ अ स्टॉक मार्केट वर्क्स। देसी बताया बिल्कुल मैंने अभी, और इसी की जरूरत है। टेक्निकल तुम्हें कोई इन्वेस्टर नहीं बनना है यूपीएससी के लिए, इतना ही तुम्हें नॉलेज सेंस होनी चाहिए। एडीआर में भी यही हो रहा है, बस स्टॉक मार्केट किसकी है, अमेरिका की, और एक बीच में इंटरमीडिएरी आ गया। क्योंकि डायरेक्टली भी मैं स्टॉक मार्केट पर जाकर ऐसे नहीं जा सकता, मुझे एक कस्टोडियन बैंक भी चाहिए। वो बैंक मेरी कस्टडी लेगा, मतलब मेरी गारंटी लेगा, मेरी जिम्मेवारी लेगा कि ओके, वी नो टाटा, टाटा इज अ क्रेडिबल कंपनी, एंड यस, टाटा की एडीआर्स हम सेल कर रहे हैं, एंड टाटा हैज आल्सो बीन लिस्टेड ऑन आवर स्टॉक मार्केट, वी विल हेल्प टाटा गेट और गैदर मनी। तो यही है एडीआर, मतलब इंडियन कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम द अमेरिकन इन्वेस्टर्स इन यूएस स्टॉक मार्केट, यही इसका मतलब है। ये तो एडीआर हो गई। व्हाट इज जीडीआर? ग्लोब में कहीं पर भी किसी भी कंट्री में चल जाती है वो रिसीट। ईडीआर यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अब इसमें इंडियन कंपनी नहीं, इसमें मान लो मान लो अमेरिकन कंपनी को इंडिया से पैसा चाहिए, इंडिया में आकर उसको पैसा कमाना है, तब वो आईडीआर खरीदेगा, मतलब आईडीआर रूट से आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द रूट्स टू टेक मनी और टू गेट मनी फॉर योर बिजनेस फ्रॉम द अमेरिकन मार्केट। वो तो आईएमएफ का टूल है, वो दैट इज अ बकेट, दैट इज अ राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ द आईएमएफ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द आईएमएफ कोटा, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। वो ड्रॉइंग राइट है, एसडीआर इज अ स्पेशल ड्रॉइंग राइट, दिस इज एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। डिपॉजिटरी रिसीट
जो तुम मेरे यहाँ पैसा जमा कर रहे हो, मैं तुम्हें उसके बदले एक रसीद दे रहा हूँ, डिपॉजिटरी रिसीट। देखो हाँ, ये अमेरिकन बैंक ही होता है यूजुअली। वाई? बिकॉज इन्वेस्टर का ट्रस्ट चाहिए हमें मेन तो ये अमेरिकन बैंक होगा, या उसका कोई सब्सिडरी इंडिया में होगा, अमेरिकन बैंक की कोई ब्रांच इंडिया में होगी। होते ना, येस बैंक इज एन अमेरिकन बैंक आई थिंक, येस बैंक शायद अमेरिकन बैंक है, या रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। कई सारे बैंक्स हैं फॉरेन बैंक्स, जिन या कोई बैंक्स ऐसे हैं जिनकी फॉरेन प्रेजेंस है, यूजुअली वो बैंक होगा। हाँ, आईडीआर के लिए एसबीआई होगा, इंडिया का होगा कस्टोडियन बैंक मोस्ट प्रोबेबली। बाकी मैं टेक्निकलिटी चेक कर लूंगा, मैंने भी इतना नहीं मतलब दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये बैंक, आई डोंट नो, मैं चेक कर लूंगा, मैं तुम्हें दे भी, और इस चैप्टर में भी है भी नहीं, आगे जाकर आएगा, ठीक है ना। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीआर? क्योंकि इस प्लान सर में दिया हुआ है वन सेकंड, क्योंकि इस प्लान में दिया हुआ है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम वी फ्लोटेड आवर एडीआरस, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू दिस। यस इशिका, हाँ जी बोलो। सर ये एडीआर के थ्रू टाटा अपनी मतलब कंपनी कुछ शेयर्स भी बेचेगा जो इन्वेस्टर को? हाँ, बेसिकली ये शेयर्स ही बेच रहा है, ये शेयर्स रिसीट्स की फॉर्म में बेच रहा है। तुम ये कह लो कि इस एडीआर से मुझे टाटा के इतने शेयर मिल जाएंगे, तुम ये कह सकती हो। ओके सर। एक सेकंड इशिका, हैव यू अंडरस्टूड इशिका? यस सर। कोई और डाउट किसी को ऑनलाइन, किसी भी बच्चे को? ओके यस। ओनरशिप में हाँ, शेयर मतलब मेरा शेयर है, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा शेयर है, मतलब मैं भी इतने परसेंट का ओनर हूं। मान लो रिलायंस 100,000 करोड़ की या 1 लाख करोड़ की कंपनी है, हजारों जीरोस हैं रिलायंस के आगे। अगर हाँ, अगर मैंने 100 रुपए का रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, इट मींस मैं 100 रुपए का भागीदार, 0.0000001% का मैं रिलायंस का मालिक हूं। यस, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस। कितना? 0.0000001। देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मालिक कोई भी बन सकता है रिलायंस का। समझ में? मैं भी मालिक हूं, आप भी मालिक हो रिलायंस के। आप कह सकते हो कल को रिश्ता आए तो बोल देना हिस्सेदार हैं जी रिलायंस में, शेयर। हाँ, लड़की वालों के आने से पहले देखो ये चीजें नहीं पूछा करते, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है, तुम हमें नीचा दिखा रहे हो, फिर तुम अपने पैट्रियार्की पर आ जाओ, ठीक है ना। ये लड़की वाले औकात में रहो, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ये जो जैसे ओनरशिप में इतने परसेंटेज मिलती है, तो जो उसका रेवेन्यू होगा मतलब प्रॉफिट होगा उतने परसेंट जितना हमारा शेयर मिलेगा। यस, उतने परसेंट मिलेगा। मान लो रिलायंस ने सारे के सारे मसाले के 200 रुपए कमाए, मान लो 200 रुपए कमाए, और तुम इसके 10% शेयर होल्डर हो, या हाँ, तो 20 रुपए तुम्हारे आ जाए, सूद समेत अंबानी तुम्हें घर देने आएगा। या स्टॉक मार्केट पे अमाउंट डालो तुम, एक शेयर तो होता है। सी, अब वो नेट एसेट वैल्यू और ये सब चीजें होती हैं नेट, हाँ, वो सब चीजें हमारे स्कोप की नहीं है कि क्या उसकी वैल्यू होगी, क्या उसका डिविडेंड होगा। ये भी मैथ्स में 9th या 10th में चैप्टर था, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, याद होगा आपको, आईसीएससी में तो था। तो सीबीएसई में नहीं था क्या? आईसीएससी में तो था, तो वहां हमने पढ़ा था शेयर्स एंड डिविडेंड्स कि एनएवी क्या होती है, एमएवी क्या होती है। बता दूंगा अगर आएगा, जरूरत वैसे नहीं है इस चीज की, वी डोंट नीड दिस, कि इतना कैलकुलेटिव हमें नहीं होना है। फाइन, मुद्दे की बात यह, एडीआर का मैकेनिज्म समझ में आया कि क्या किया हमने पहली बार लिस्ट होकर। लिख लो चाहे एक डेफिनेशन की, एडीआर इज अ मैकेनिज्म बाय विच एन इंडियन कंपनी, भारत की एक कंपनी, कैन रेज मनी फ्रॉम द अमेरिकन इन्वेस्टर्स, can raise money from the American investors by listing in their stock markets, in the American stock markets likho, by listing on the American stock exchange with help of an intermediary called custodian bank.
सिंपल। तो 9th प्लान की ये थी, और 9th प्लान में और भी काफी सारी चीजें स्टार्ट हुई, क्योंकि बीजेपी का कार्यकाल था 9th प्लान 97 से 2002। तो प्रधानमंत्री ग्राम, जितनी प्रधानमंत्री वाली स्कीमें हैं जो सब शुरू हुई हैं आज तक जो हैं, वो सारी 2000 के एरा में स्टार्ट हुई हैं, और वो अटल बिहारी वाजपेयी ने करी। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जितनी ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या ये जो योजना है ना, अगर कोई नाम वाली योजना है वो कांग्रेस वाली है, या अभी वाली जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और अटल के नाम पर हैं, वो मोदी सरकार की स्कीम्स हैं। जो प्रधानमंत्री के नाम से स्कीमें हैं, वो अटल बिहारी ने शुरू करी थी, कुछ मोदी जी ने भी डाली हैं। जो बंदों के नाम पर है, इंदिरा राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर रिन्यूअल मिशन, वो सारी कांग्रेस की स्कीम है। ठीक है ना। क्या ये आएंगी? नहीं आएंगी। आएंगी कौन सी? जो करंट में चल रही है, जो न्यूज में है, और जो कुछ इम्पैक्ट डाल रही है, जिनसे कुछ लोगों को एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर फायदा हो रहा है। ये उन स्कीम्स की बात हम उज्जवल आ सकती है, ऐसी स्कीमें आ सकती हैं। ठीक है ना। तो ये वाली चीजें हैं, और बहुत ज्यादा स्कीम्स बना दी इस सरकार ने आकर ना, मतलब हमारे लिए टेंशन हो जाती है। लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन हमें टेंशन हो जाती है। फाइन। सो या ये चीज है। 10th प्लान 2002 से 2007, ऑब्वियसली ये बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले का प्लान था। यहां पर अब कांग्रेस आ गई थी, बीजेपी यहां से चली गई थी। अटेन 8% ग्रोथ रेट, ये हमारी मंशा थी, क्योंकि इस टाइम ग्लोबल बूम आया हुआ था। इस टाइम जो था ग्लोबल मार्केट्स में बूम आया हुआ था। इसी दौरान इंडिया में क्या आया था? यूपीए 1 2002 से 2007 में क्या आया था? सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर बूम। इंजन वो, हाँ, सैम पिट्रोडा की फाउंडेशन पर ही इनफैक्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस सारे इस टाइम खुले थे, जो है ना, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, और हर बंदा इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा था। इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टीसीएस, इन्होंने जो विप्रो, इन्होंने जो पैसे कमाए वो इसी टाइम कमाए। मतलब इन सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन के कारण ही हमारे ये छोटी छोटी कंपनियां, इन्फोसिस वगैरह, ये एमएनसीज बनी। ये इसी एरा की बात है। ग्लोबल बूम था, सारी दुनिया ग्रो कर रही थी। 8% पर हम भी ग्रो कर रहे थे। वी वर दी दिस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ मनमोहन सिंह, वी एक्चुअली बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से पॉपुलराइज हुआ था। बन पहले गया था, कंसेप्चुअलाइज पहले हो गया था, लेकिन ब्रिक्स की पॉपुलैरिटी एज इमर्जिंग इकोनॉमीज वो यहां से आई थी। ये टैग तुम्हें ग्रोइंग इकोनॉमीज का यहां से मिला था। तो ये एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉवर्टी रेट कम करना, ये भी हमारा एम था। हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, यू सी नरेगा, इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग दिस एरा। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट, नरेगा भी इसी दौरान लॉन्च हुई थी। क्यों हुई थी नरेगा लॉन्च? क्योंकि बूम था। बूम से क्या होगा? रेवेन्यूज आएंगे, सरकार के पास टैक्स जाएंगे, और सरकार के पास फिस्कल सरप्लस होगा, और वो उससे गरीबों का भला करेगी। दिस एरा एक्चुअली शोड हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ट्रांसलेट इनटू सोशल जस्टिस। जो एक्चुअल इनविजिबल हैंड जो काम करता है, अगर कभी हिंदुस्तान में काम करा तो इस दौरान काम करा। इस दौरान कैपिटलिज्म लेड ग्रोथ थी, इस दौरान सॉफ्टवेयर बूम था, इस दौरान सर्विसेज लेड ग्रोथ थी, इस दौरान सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, उसके साथ सबका भला हुआ। दिस वाज द एक्चुअल मनमोहन एरा। जब मनमोहन सिंह, जैसे विराट कोहली अपनी चरम सीमा पर था ना, मतलब हर मैच में 50, मनमोहन सिंह भी रोज छक्के चौके मारता था इस टाइम, इस एरा के दौरान। ठीक है ना। कहने को लोग कुछ भी कहें, मनमोहन सिंह ये वो बकवास करें, लेकिन मनमोहन सिंह जैसा बंदा हिंदुस्तान को आने वाली 100 सालों में, 200 सालों में कभी नहीं मिलेगा। मनमोहन सिंह की जितनी इंसल्ट हुई है हमारे देश में, जितने जोक्स बने हैं, उतने मीम्स बनी है, उतने कहीं पर नहीं बने। लेकिन उस जैसा इंसान मिलना नामुमकिन है हिंदुस्तान। यस, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त ना होता
तुम गिरवी हो गए होते अभी तक। अगर वो यस यस दिस इज द रियलिटी, अभी तक तुम नौकरी कर रहे होते किसी ना किसी की, कोई ना कोई एमएनसी तुम्हें रूल कर रही होती अमेरिका की, तुम एक कॉलोनी फिर से बन गए होते अगर वो क्राइसिस से तुम बाहर ना आते। तुम्हारा पिग्स वाला हाल होता, ग्रेक्सिट वाला। वो तो ग्रीस के हैं, वो तो यूरोप के हैं इसलिए बच गए। यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हें तुम्हें कौन निवारण करता? पाकिस्तान क्या चाइना? तुम्हारा निवारण नहीं होना था, ठीक है ना। ये चीज हुई इस वक्त, इसी वक्त तुम्हारा। इनफैक्ट एक और चीज, अगर मैं 1991 से ही देखूं तो कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस भी थी कि मुझे प्लानिंग छोड़कर एलपीजी करनी पड़ी। क्या ये रशिया खत्म हो गया था 1991 के बाद। तुम्हारा ऑल वेदर फ्रेंड जो तुम्हें खाना खिलाया करता था, दवाई दिया करता था, बंदूक दिया करता था, खिलौने दिया करता था, वो दोस्त तुम्हारा चला गया था। और कौन रह गया था? वो राइवल रह गया था, अमेरिका। यू हैड टू ओपन अप टू अमेरिकन इकोनॉमी, यू हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव। दूसरी चीज, योर प्राइवेट सेक्टर वाज रेडी नाउ। 50 से लेकर 90 तक 40 साल ग्रोथ हो चुकी थी, तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए थे, है ना। तो इनफैक्ट मैंने उस दिन भी एक बात बताई थी कि 80 और 90 के दशक में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई के बारे में उनके लिए सोचना शुरू कर दिया था। और यूजुअली जो हमारी ये जो वो है 80-90 के दशक के जो हम बच्चे हैं, हमारे ज्यादा सिबलिंग्स होने बंद हो गए थे, 2 या 3 से ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे थे लोग, तो लोगों में अकल आनी शुरू हो गई थी। इससे पहले का एरा 70 80 90 के जो 60 70 50 60 70 के दशक, उसमें तुम्हारी टीमें हुआ करती थी पूरी पूरी, है ना। हाँ, क्रिकेट टीम पूरी हुआ करती थी तुम्हारी, 10-10 तो जीव हुआ करते थे एक घर में, कम से कम 10-12 तो आम बात थी। तो हाँ तो हाँ हाँ, तो आज लेकिन जो 80-90 के दशक में माँ बाप थे, उन्होंने ये चीज सोचनी शुरू कर दी थी। तो ये चीज है। 11th प्लान, ग्रेट रिसेशन आया। यहाँ पर रिसेशन क्यों आया? लेमन ब्रदर्स का सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। सब प्राइम मतलब तुम अपने घटिया कस्टमर को, जिसको कुछ अता पता नहीं होता, बिजनेस कभी किया नहीं होता, उसकी जमीन के बेसिस पर उसको लोन दे देते हो। वो भी क्यों? क्योंकि जमीन महंगी हुई है। 1 करोड़ का किला आया, उसने कभी फैक्ट्री चलाई नहीं, उसको फैक्ट्री खोलने के लिए तुम 85 लाख रुपए दे रहे हो। वो फैक्ट्री कहाँ से चलाएगा? घाटे में ही जाएगी। फैक्ट्री चलाना एक और चीज है, जमीन होना और उस पर कर्जा लेना एक और चीज है। वो बंदा फैक्ट्री चलाते ही उसमें सबसे पहले तो 50 लाख की गाड़ी निकलवा लेगा, वो भी एक और लोन ले लेगा उसके अगेंस्ट। तो ये करते एक बबल बन गया था अमेरिका में। ये बबल तो फूटना ही था। और दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल, दे आर कनेक्टेड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्पिल ओवर एंड कंटेजियन इफेक्ट। अगर आज अमेरिका में एक बैंक फेल हुआ है, तो यूरोप में भी उसकी धमक आएगी, पूरी दुनिया में उसकी बात फैल जाएगी। पूरी दुनिया इन्वेस्टेड है, इंटरकनेक्टेड है एलपीजी के कारण, है ना। तो ये वाली बात है। इसीलिए इस क्राइसिस को हमने कैसे फेल किया? हमने वक्ती तौर पर अपने फिस्कल डेफिसिट वगैरह को पीछे छोड़ दिया। हमने कहा कि हमें तो कर्जा लेना है। इंडस्ट्री सोई पड़ी है, कस्टमर सोया पड़ा है, जॉब्स नहीं है, डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, टैक्स रेवेन्यूज नहीं है। सरकार करे तो क्या करे? लोन लो, बोरो करो पैसा, और साथ की साथ मार्केट में लगाओ, खुला पैसा दो लोगों को कि जाओ भाई तुम मोबाइल खरीदो, तुम्हें क्या चाहिए? स्कूटर चाहिए, स्कूटर खरीदो, एक्टिवा चाहिए, एक्टिवा खरीदो। एक्टिवा वाले मालिक को क्या कहेंगे? तुम्हें एक्टिवा मैन्युफैक्चर करने हैं, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 10 साल टैक्स मत दो। ये बद्दी भी तभी खुला था, 10 साल के लिए तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। खुलकर बनाओ एक्टिवा जितने बना सकते हो, तुम लोग खुलकर चलाओ एक्टिवा जितना चला सकते हो। और तेल क्या रेट था उस टाइम? बहुत सस्ता, मेरे ख्याल 10-20 रुपए लीटर था। जो ऑयल था, फ्यूल था, पेट्रोल और ये इतने ही थे प्राइस। 2020 अच्छे दिन भी तो लाने हैं ना फिर हमने, गुड डेज हैव टू कम ना। तो यही रेट था, बहुत कम प्राइस था। आई डोंट नो, गूगल कर लेना कि 2008 में व्हाट वाज द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन इंडिया। तो चलो 30-40 भी हो तो भी बुरा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, तो भी बुरा नहीं है ना, तो भी अच्छा ही है। तो ये वाली चीज थी, कीनशियन स्टिमुलस हमने अपनी इकोनॉमी को दिया, जो मैंने पहले समझाया। 12th प्लान 2017 तक चला, क्योंकि 2012 में स्टार्ट हो गया था, तो बीच में हमें इसको गिराने की जरूरत नहीं थी। हालांकि प्लानिंग कमीशन को हमने
14 में खत्म कर दिया था और नीति आयोग को हमने 14 में बुला लिया था, एक नई बॉडी हमने बना दी थी। प्लानिंग कमीशन ने प्लान को तो एग्जीक्यूट करा ही हुआ था, तो वो हमने कंटिन्यू होने दिया 2070 तक, विच वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग 2017 में फाइनली हमारे यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद नीति आयोग ने अपने कुछ प्लान्स बनाए, स्ट्रैटेजिक विजन वगैरह बनाई, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग देखो, अगर 51 से लेकर तुम 2011 तक को कंपेयर करोगे तो अचीवमेंट्स तो हैं यार। ऐसा नहीं है कि 60 साल में 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें बनी। प्लानिंग में हैवी इंडस्ट्री बनी, शुरुआत से ही ले लो, हैवी इंडस्ट्री बनी तुम्हारे, R&D में बहुत ज्यादा IITs बने, वर्ल्ड के बहुत अच्छे उम्दा इंस्टीट्यूशंस हैं। देखो उम्दा इंस्टीट्यूशंस ये हैं, ठीक है, इनकी रैंकिंग दुनिया में अच्छी नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन इनके निकाले हुए इंजीनियर पूरी दुनिया में ये सराज कर रहे हैं। सिलिकॉन वैलियां चला रहे हैं अमेरिका की, वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, गूगल के एल्गोरिथम्स को सेट कर रहे हैं हमारे इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो हमारे इतने केपेबल हैं हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, या डॉक्टर्स कह लो या कुछ भी कह लो। पहली चीज तो 7-8 इसमें मैंने पॉइंट्स नोट करे हुए हैं इसी किताब में। पहला तो नेशनल इनकम, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम तुम्हारी बड़ी, नेशनल इनकम पूरे देश की बड़ी, जीडीपी बड़ी, आज 3 ट्रिलियन के आसपास है, 2.89 के आसपास तुम्हारी जीडीपी है। और ये भी एक प्रमाण है कि तुम थर्ड लार्जेस्ट या फिर नॉर्मल रियल टर्म्स में 7th या 8th नंबर पर तुम हो, या जो भी नंबर पर हो, मेरे को आंकड़ों को याद नहीं रखता मैं, तो पीपीपी टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तुम हो, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। दूसरी चीज यहाँ क्या हुई, सोशल इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स तुम्हारे इंप्रूव हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, बच्चों की मृत्यु बढ़ी, मैटरनल मोर्टेलिटी बढ़ी, घटी, बच्चों की मृत्यु कम हुई, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी, है ना, एनीमिया के पेशेंट कम हुए, औरतों की हेल्थ बढ़ी, चाइल्ड मैरिज डिले हुई, आज लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, 30 साल की उम्र तक लड़कियां भी शादी नहीं कर रही हैं, दे वांट अ गुड करियर, सॉलिड करियर बेस। 25-30 साल में तुम्हें बहुत सारी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। पहले क्या था, 15 से 20 साल की उम्र में शादी कर दिया करते थे, 16-17 को भी सोचते थे कि 2 साल में अडल्ट हो ही जाएगी, 18 की हो ही जाएगी, अभी अच्छा वर मिल रहा है। लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी, क्लर्क लगा हुआ है जी, कर दो अब तो हाँ, ये सोचा करते थे, ये दिस वाज द पैरामीटर, सरकारी नौकरी वाज अ ग्रेट पैरामीटर, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लाइफ शुड बी हैप्पी मोर देन दैट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, तुम्हारे पुल बढ़े, तुम्हारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बने, नेशनल हाईवेज बनी, तुम्हारी ट्रेन ने, रेलवेज ने बहुत प्रगति करी, मेट्रो रेल्स बढ़ी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बढ़े तुम्हारे। 5वां फूड ग्रेन्स में 280-300 मिलियन मीट्रिक टन तुम्हारे फूड ग्रेन्स पहुंच गए। यू हैव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, फूड स्टॉकिंग तुम्हारे यहाँ इतनी होने लग गई कि 3-4 साल भी अगर कोई भी दाना ना उगे तो भी पूरा हिंदुस्तान बैठकर खा सकता है। खा क्या, तुम अब एक्सपोर्ट करने लग गए रॉ मटेरियल को, फूड ग्रेन्स को, अफ्रीका को और बाकी सब देशों को, ओमान को, मिडल ईस्ट को, तुम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो। फॉरेक्स रिजर्व्स आज तुम्हारे $500 बिलियन हो गए, कभी तुम 1991 में $1 बिलियन थे, आज $500 बिलियन तक भी तुम टच कर चुके, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर सर्विसेज सेक्टर, जो एक एडवांस्ड डेवलप्ड इकोनॉमी की एक निशानी होती है। देखो जो गरीब देश होता है उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है, जो एक विकसित या इंडस्ट्रियलाइज देश होता है उसमें क्या होती है, सर्विस नहीं, उसमें इंडस्ट्रियल सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत बड़ा किरदार होता है। लेकिन जो हाईटेक या एडवांस्ड इकोनॉमी होती है ना, पोस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उनमें आज का 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज सर्विस सेक्टर, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो वो चीज भी आप लोगों के यहाँ हुई, बखूबी हुई। तो ये अचीवमेंट्स हैं आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग की। हाँ, फेलियर्स भी बोलोगे, देखो अगर अचीवमेंट्स है तो फेलियर्स भी, आज भी इनइक्वालिटी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा की सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बन गए, हर बंदा इंजीनियर तो बन गया, लेकिन पॉलिटेक्निक जितनी नॉलेज भी नहीं है, क्वालिटी नहीं है इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स तो बहुत, यू विल नॉट, मेरे पास विद्यापीठ में रिसेप्शन पर बैठने के लिए इतने इंजीनियर्स के रिज्यूम्स मेरे पास पड़े हैं, इतने सारे। मैंने कहा भाई तुम इंजीनियरिंग करी है तुमने, मैंने भी क्योंकि इंजीनियरिंग करी है, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम रिसेप्शन पर काम करो?
मेरे साथ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई विल नॉट हायर यू नॉट बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर ओवर क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू। मैंने कहा इससे अच्छा, दो लड़के थे, मैंने मैकेनिकल इंजीनियर था, मैंने कहा इससे अच्छा तू ऐसा कर भाई, तू मारुति की एजेंसी है, एकांश है या जो भी है, मोड़ा में जो भी है, यू वहां पर तुम सुपरवाइजर बन जाओ, एटलीस्ट इंजन चलता हुआ तो दिखेगा तुम्हें। जो किताबों में तुमने 4 साल इंजन को पढ़ा है, उसका प्रैक्टिकल वर्किंग तो तुम देख सकते हो। मैंने कहा वर्कशॉप में पाना उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हें वो नट खोलकर सर्विस तेल नहीं बदलना, मुगलैल नहीं बदलना, उसका मोबिल ऑयल, जिसको मुगलैल बोलते हैं हिंदी में, पंजाबी में, तो तुमने वो मोबिल ऑयल, टूटी ऑयल नहीं बदलना या 40 ऑयल नहीं बदलना कार का। एटलीस्ट यू कैन गो देयर एंड सुपरवाइज। इंजन की आवाज को पहचानो, ये पहचानो कि नई कार कैसी होती है, पुरानी कार कैसी होती है, टर्बो कैसे काम करता है, कितने आरपीएम पर टर्बो इनिशिएट होता है मारुति का, ये सारी चीजें, ट्यूनिंग कैसे होगी, फाइन ट्यूनिंग इंजन की, ये सारी चीजें देखो जाकर। making a a reception job does not suit you as an engineer, even if you are the worst. You are engineer, so you are the worst, I know that, but still I would never hire you for picking up my calls or bringing tea for me and my students. But he was ready to do that. I was shocked that how can an engineer, यार 4 साल इंजीनियरिंग करके, और अब भी अगर मैं एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में या जो तुम्हारा सिटी मीडिया है, अगर इसमें मैं एक खबर निकाल देता हूं कि मुझे इतनी डिग्री वाला मुझे इस काम के लिए चाहिए, मुझे आधा अंबाला इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर। यस, दिस इज अ ब्लेटेंट ट्रुथ, दिस इज अ रियलिटी। आधा अंबाला यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा कि मुझे सर जॉब चाहिए आपकी रिसेप्शन डेस्क पर। तो ये हाल है हमारी एम्प्लॉयमेंट का। Yes, there is a growth, but that growth has been jobless growth, and your jobs have been growthless jobs. एक इकोनॉमिक सर्वे में विवेक देबरॉय ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इंडिया में यू फाइंड अ ट्विन फिनोमिना, ग्रोथलेस जॉबलेस ग्रोथ एंड ग्रोथलेस जॉब्स, बिकॉज यू आर नॉट इक्विप्ड, स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास। आज भी तुम्हें, मैं तो खुद कह रहा हूं, आज भी एसी मोटर डीसी मोटर पढ़ाया जा रहा है। An engineer does not know what is the mechanism of a stepper motor, या गियर वाली मोटर का मैकेनिज्म कोई इंजीनियर नहीं बता सकता। नो इंजीनियर कैन वर्क ऑन दैट लॉजिक, स्टेपर मोटर के लॉजिक में। रोबोटिक्स तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है हमारे इंजीनियर्स के लिए, इंडिया के इंजीनियर्स के लिए। वो तो आईआईटीएंस वगैरह अपने उससे कर लेते हैं, अदरवाइज नॉर्मल आईआईटी से नीचे या एनआईटी से नीचे जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं सब बेकार हैं, सारे एक ही लेवल पर हैं। कोई बच्चा मुझे पूछता है एमबीए कर लूं मैं ग्रेजुएशन के बाद, मैंने कहा एमबीए करके क्या करोगे? मान लिया तुमने एमबीए कर ली, अब चुप, देयर इज नो जॉब फॉर एन एमबीए। अगर मैं एलिजिबिलिटी उसकी इंजीनियर से एमबीए भी कर दूं, आई विल गेट 1,000 पीपल फॉर अ रिसेप्शन जॉब फॉर एमबीएस। यस, दिस इज अ रियलिटी। यूपी में पीएन की नौकरियां निकली थी और कितने लाख पीएचडी करे हुए बंदों ने पीएन की जॉब के लिए अप्लाई किया था, पीएचडी करे हुए। हैं जी? हाँ जी। ग्रुप डी क्या होता है, सफाई कर्मचारी या ड्राइविंग? ग्रुप डी में ये बता रहे हैं कि पीएचडी करे हुए बंदे अप्लाई कर रहे हैं। सोचो, ये बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये क्योंकि इनका काम है सिटीजन सेवा केंद्र एंड ऑल दैट, दे डू दैट वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड पीपल, दे डू अ वंडरफुल वर्क। सो पीएचडी करे हुए बंदे को ग्रुप डी में अप्लाई करते हुए, मतलब यार मर जाना अच्छा है इससे, तो ये तो जिल्लत की नौकरी है। दैट इज व्हाई आई मैंने उनको बोला कि भैया यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर माई जॉब, मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें ये नौकरी करवाते हुए तुमसे, है ना। यू विल हैव टू डू एवरीथिंग हियर, यू विल हैव टू पिक अप माई ग्लास ऑल्सो, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग हियर, यू विल हैव टू टेबल पर कपड़ा भी मारना पड़ सकता है कल को मेरे, एनीथिंग, और मैं खुद भी कर लेता हूँ। मैं, बात वो है कि मैं खुद भी नहीं शर्माता, इसीलिए मैं उससे भी करवा लूंगा वो काम, बात वो नहीं है। बात ये है, बट उसको शोभा नहीं देगा वो काम करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरा अपना इंस्टीट्यूशन है, मैं अपने घरों में जैसे झाड़ू मार सकते हैं मैं यहाँ मार सकता हूँ, बात वो नहीं है। बट विल आई डू दैट इन दिल्ली व्हेन आई गो एंड टेक द क्लासेस? नो, आई विल नेवर डू दैट। मैं वहां सिर्फ पढ़ाऊंगा और आ जाऊंगा।
I will not expect a teacher from Delhi to do that here unless he is my brother. मेरा अगर सगा भाई है तब वो कर सकता है. अपने दुकान में झाड़ू मारना कोई शर्म की बात नहीं होती, अपने घर में झाड़ू मारना कोई शर्म की बात नहीं होती. पर हाँ, अगर दूसरे के घर में मारोगे तो कुछ सोचकर मारना पड़ेगा. Yes, this is a reality. यहाँ पर your ego comes in. That are you qualified or disqualified enough that you do that job? So ये सबसे बड़ी स्किलिंग इकोसिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, तुमने मिशन बना दिए. सो क्वालिटी जेंडर डिस्पैरिटीज आज भी उतनी है, ये तुम पार्लियामेंट से ही देख सकते हो. R&D नहीं है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि यार यूजीसी का ये मैंडेट ही गलत है कि हर पीएचडी वाले बंदे को रिसर्च करनी चाहिए. इस चक्कर में वो घटिया रिसर्च कर देता है और थीसिस बनी बनाई चेप देता है, और वो प्रोफेसर भी गधे हैं, वो अप्रूव कर देते हैं क्योंकि उन्होंने भी ऐसी चने बेचकर, या वो भी झोला छाप पीएचडी है जो प्रोफेसर है जो पढ़ा रहे हैं वहां यूनिवर्सिटीज में. ऐसा कर देना चाहिए कि तुमने रिसर्च करनी है करो, नहीं करनी तो मत करो. अगर दिल ही नहीं है तो रिसर्च क्यों करोगे? नाम के आगे डॉक्टर लगाना है वो तुम्हें लग जाएगा क्योंकि तुमने पीएचडी कर ली. नंबर मिलने हैं वो हम तुम्हें दे देंगे, बट रिसर्च या पेपर पब्लिश करना शुड नॉट बी, बिकॉज क्वालिटी चली जाएगी ना उससे. यू विल नॉट गेट क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस. जितने वर्ल्ड के बढ़िया जर्नल्स हैं, हमारे साइंटिस्ट या लोगों के पेपर पब्लिश ही नहीं होते वहां. वो इसीलिए है क्योंकि क्वालिटी नहीं. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. ऐसे जो ये चल रहा है ना सारा इकोनॉमिक्स, ये सब तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जाएगा. पेपर में नहीं आएगा, ये इंटरव्यूज में आएंगे ये सब चीजें, है ना. या फॉर्डर मटेरियल है, मसाला है एसेज के लिए तुम्हारे लिए. माल न्यूट्रिशन है, रीजनल इम्बैलेंसेस है, फार्म प्रोडक्टिविटी लो है, एक्सपोर्ट्स कम है. तो फाइनली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर हम पहुंचते हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मैं कल स्टार्ट करूंगा. आई विल स्टार्ट टुमारो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. बाकी मैंने करवा दिए हैं. देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मैं इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्पेसिफिकली बात करूंगा, फिर सर्विसेज सेक्टर की. उसके बाद मैं नीति आयोग की बात करूंगा और तुम्हारी प्लानिंग खत्म हो जाती है. प्लानिंग में टाइम लग रहा है क्योंकि डिस्कशन बहुत है इसमें ना.